हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ ये आपका पार्ट नंबर 5 होने वाले ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज का। इससे पहले हमने ऑलरेडी ज्योग्राफी के 4 पार्ट्स यहाँ पे बनाए हैं। अगर आपने वो नहीं देख रखे, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आपको ज्योग्राफी के भी वो 4 पार्ट, साथ ही साथ जो हमने इससे पहले आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स कवर अप किए हमने यहाँ पे। जैसे आपके यहाँ पे हमने ऑलरेडी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हमने यहाँ पे कंप्लीट करी है। इंग्लिश का हमने यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी तक किया है, तो वो भी हमने यहाँ पे उसके भी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे सेम प्लेलिस्ट में। तो आप उस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो। आपके आने वाले जितने भी वीडियोस हैं सब आपको उसी सेम प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे सीक्वेंस वाइज। ठीक है, तो उसको आप सेव कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जैसा आपको पता है कि अभी तक हमने यहाँ पे ज्योग्राफी में मैप बेस्ड क्वेश्चन किए हैं, साथ ही साथ हमने पार्ट 3 और पार्ट 4 में जो भी आपके छोटे छोटे टॉपिक से जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका रिवर्स का टॉपिक है, सॉइल का टॉपिक है। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पे यूनिवर्स का, क्लाउड का, ऐसे आपके जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे उसके हमने यहाँ पे क्वेश्चंस लगाए थे 3 और 4 में। इसी सेम तरीके से आपके पार्ट 5 में जो आपका ये वाला वीडियो है, इसमें हम लोग अभी यहाँ पे वॉल्केनो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे उनको लगाएंगे, अर्थक्विक से रिलेटेड, सेंसिक्स 2011 से रिलेटेड और आपके क्रॉप से रिलेटेड। तो इन सब से जो भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं पिछले से 6 साल में, उन सबको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनकी यहाँ पे हेल्प हो पाए। अब चलो हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे शुरू करने से पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो आप। आपको वहाँ पे ये जो पीडीएफ आपको देखने को मिल रही है, जो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये सेम पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी एकदम फ्री। ठीक है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वहाँ पे अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हो, और यहाँ पे भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है CDS 1 2022 का है। तो पहले हम लोग वॉल्केनोज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि इंडिविजुअल लावा फ्लोज आर नॉर्मली ओनली अ फ्यू फीट थिक, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेड फ्लोज में बिल्ड अप अ वॉल्केनो, सच वॉल्केनो आर टर्म्ड एज। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है यहाँ पे कि वॉल्केनो से जो आपका लावा बनता है ना, तो लंबे समय तक बेसिकली आपको वो प्रोसेस देखने को मिलता है, उस लावा की वजह से आपका एक नया वॉल्केनो बन जाता है। ठीक है, उसी वॉल्केनो का आपको नाम पूछा जा रहा है कि ऐसे टाइप के वॉल्केनोज को हम लोग क्या नाम से जानते हैं। तो देखो, इसमें अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे शील्ड वॉल्केनो। ठीक है, तो जो ए ऑप्शन है ये हमारे यहाँ पे एकदम करेक्ट रहेगा। और दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना कि ये आपके लार्जेस्ट वॉल्केनो में से एक है। ठीक है, लार्जेस्ट वॉल्केनो में से यहाँ पे ये एक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपकी यहाँ पे यही आ जाती है। ठीक है, अब अलावा इसके अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेता है कि इसके एग्जांपल क्या है। ठीक है, तो आपके जितने भी हवाईयन देखने को मिलते हैं ना वॉल्केनोज, तो ये सब आपके इसी के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो इसके अंदर लावा आपको देखने को मिलता है ना, वो बहुत ज़्यादा आप देखोगे फ्लूइड टाइप का है। ठीक है, कैसा है वो? फ्लूइड टाइप का है। फ्लूइड जैसे आपको पता होगा, गैस प्लस लिक्विड को बेसिकली हम लोग यहाँ पे फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपको चीज़ देखने को मिलती है ना, लावा आपको जनरली जो देखने को मिलेगा वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लूइड रहेगा। फ्लूइड मतलब यहाँ पे एक तरीके से ऐसे समझो कि आपको ना देखने को मिलेगा कि आपका यहाँ पे इसकी जो विस्कोसिटी होगी इतनी ज़्यादा होगी नहीं। ठीक है, विस्कोसिटी जो होगी इसकी वो बहुत ज़्यादा कम रहेगी। ठीक है, इसकी कम रहती है विस्कोसिटी, जो आपकी रहती है इसकी यहाँ पे क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि ये बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं होते हैं। ठीक है, नॉट स्टीप। स्टीप मतलब होता है ऊंचे नहीं होते, बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, क्योंकि फैल जाते हैं ना, क्योंकि लावा आपका यहाँ पे जो आ रहा है नीचे से ऊपर आ रहा है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये आपका यहाँ पे वॉल्केनो है। ठीक है, अब आपका जो लावा यहाँ आ रहा है ये बेसिकली इधर ही इधर तो जा रहा है ये ऐसे, तो ये बेसिकली इधर से ना पूरा यहाँ पे ये जाके जम जाता है, ऐसे आप मान सकते हो। जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ये वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत तो ऊंचे आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कि जो इनका ये लावा है ये आपका बेसाल्ट से बना हुआ होता है। ये भी पॉइंट आप अलग से याद रख सकते हो। ठीक है, इसको अलग से मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो ये आपका यहाँ पे बेसाल्ट से बना हुआ होता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक, फिर दूसरी पॉइंट आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि जब ये फटते हैं, मतलब यहाँ पे जब आपको आवाज़ आती है कि आपके यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो इसमें आप देखोगे कि ये आपके ना बहुत ज़्यादा आप ऐसे समझ सकते हो कि ये आपका ना फाउंटेन के तौर पे यहाँ पे निकलता है, जो लावा निकलता है ये आपका थोड़ा फाउंटेन की तरफ से निकलता है। ठीक है, और यहाँ पे जब बर्स्ट होते हैं तो आवाज़ भी आपको ठीक ठाक सुनाई भी देती है। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखना। पर सबसे ज़्यादा जो आपके अगर नाम के हिसाब से अगर हम बात करें, तो शील्ड वॉल्केनोज इतने ज़्यादा फाउंटेन वाले नहीं होते हैं। ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि जो सबसे ज़्यादा आपको आवाज़ के साथ जो फटते हैं वो आपको ना कंपोजिट वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली ना उनको हम
बोला जाता है उनका इरप्शन जो होता है वो एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है, मतलब जो वो एक्सप्लोड करते हैं तो बहुत तेज आवाज आपको सुनाई देती है। ठीक है, तो फाउंटेन वाले आपके यहाँ पे शील्ड वाले हो जाएंगे, और आवाज के टर्म्स में अगर हम बात करें तो फिर वो आपका यहाँ पे कंपोजिट वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। और दूसरा कंपोजिट में ये हो जाता है कि यहाँ पे जो लावा होता है ये विस्कस होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अच्छा खासा विस्कस वाला आपका यहाँ पे लावा देखने को मिलता है। और दूसरा पॉइंट आप ये भी बोल सकते हो कि इनका जो यहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है वॉल्केनोज, तो ये कुछ इस तरीके से रहते हैं, मतलब यहाँ पे ये कॉनिकल शेप के रहते हैं। ठीक है, ये कॉनिकल शेप के रहते हैं। तो ये पॉइंट याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो लावा आपका इकट्ठा होता जाता है तो इनकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है ना। पर यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रही है, यहाँ पे आपको ना थोड़ा कॉनिकल शेप के ही ये पर्टिकुलर जो आपके हैं कॉम्पोजिट वॉल्केनोज, ये आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ये भी याद रख सकते हो, अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं आगे, जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे स्ट्रेटो वॉल्केनो और आपके सिंडर कोन वॉल्केनोज, तो इनमें जो आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट, इन दोनों में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे रिगार्डिंग क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। जो इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका यहाँ पे कैल्डेरा। ठीक है, अब कैल्डेरा जो होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लोसिव होते हैं। ये कैसे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही आपके एक्सप्लोसिव होते हैं, और ये अपने आप पे ही कोलैप्स करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अपने आप पे ही कोलैप्स होते हैं। ठीक है, ऑन इटसेल्फ में लिख दे रहा हूँ, ये भी पॉइंट याद रखना कि अपने आप पे जो कोलैप्स होते हैं उनको हम लोग बेसिकली यहाँ पे कैल्डेरा वॉल्केनोज बोलते हैं। ये आपको यहाँ पे सबसे पहले तो यही याद रखना है। ठीक, फिर इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे जैसे आपका एक टाइप का होता है यहाँ पे बेसाल्ट फ्लड वेसाल्ट वॉल्केनोज, इनको हम लोग वैसे बोलते हैं, पर जनरली आपको दिखेगा फ्लड वेसाल्ट प्रोविंसेस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे आपका डेक्कन प्लेट्यू है ना, आपने देखा है, तो डेक्कन प्लेट्यू आपका बहुत बड़ा आपका यहाँ पे एक एरिया है जो बेसिकली लावा की वजह से ही फॉर्म हुआ है ना। तो वो लॉन्ग डिस्टेंस आपको यहाँ पे वो चीज़ देखने को मिलती है, और यही आपका एक एग्जाम्पल है आपका फ्लड वेसाल्ट प्रोविंस का। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये चीज़ बस आपको अलग से यहाँ पे याद रख लेनी है, ऐसा जो और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं। ठीक, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है यहाँ पे शील्ड वॉल्केनो। अब ये आपके यहाँ पे एग्जांपल्स जैसे आपको यहाँ पे मैं बता रहा था, तो ये कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं, जो भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ये 4 वॉल्केनोज आपको यहाँ पे दे रखे हैं अलग अलग नाम के। तो यही सेम फोटोज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि शील्ड वॉल्केनोज आपका यहाँ पे है, फिर आपका कॉम्पोजिट है, कॉम्पोजिट के बाद आपका यहाँ पे ये है स्ट्रेटो वॉल्केनो, और लास्ट वाला आपको जो दे रखा है यहाँ पे सिंडर वॉल्केनो, तो ये आपका यहाँ पे है सिंडर कोन वॉल्केनो। ठीक है, ये वाला। तो इसी सेम तरीके से आप थोड़ा इमेजेस के साथ करोगे ना तो आपको ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे ये पीडीएफ भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप अगर जैसे आपको जनरली जब भी आप देखोगे तो आप ऐसे नहीं बोलते हो कि वो वॉल्केनो आपका कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का है ना, क्योंकि वॉल्केनो तो आपको वॉल्केनो ही दिखेगा नॉर्मल इंसान को। पर क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इसका आपका एक मेन टॉपिक भी है यहाँ पे ये, तो हमें कितने टाइप के वॉल्केनोज होते हैं, कैसे दिखते हैं, उनमें थोड़ा आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए आपके यहाँ पे पिक्चर्स लगा रखी है, तो इसको आप ज़रूर यहाँ पे गो थ्रू कर लेना एक बार। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्क वॉल्केनोज इज और आर करेक्ट। तो आर्क वॉल्केनोज के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, पहली स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है कि आर्क वॉल्केनोज आर फाउंड नियर डाइवर्जेंट प्लेन्ड बाउंड्रीज। तो यहाँ पे ये जो आपका पहली स्टेटमेंट दे रखी है ये आपकी है गलत स्टेटमेंट, क्योंकि वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में नहीं मिलते, वो बेसिकली आपको यहाँ पे कन्वर्जेंट प्लेन बाउंड्रीज पे मिलते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पे ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट अगर आपको नहीं पता है, तो वही मैं आपको बोलूंगा एनसीईआरटी सीरीज जरूर देख लेना ज्योग्राफी की, वहां पे हमने बताया कि माउंटेन्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो माउंटेन्स जो बेसिकली जनरली फॉर्म होते हैं वो आपके कन्वर्जेंट मूवमेंट या फिर डाइवर्जेंट मूवमेंट की वजह से फॉर्म होते हैं, और वो किसके बीच में रहती है, या तो वो दो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में रहेगी, या फिर एक कॉन्टिनेंटल एक ओशनिक क्रस्ट के बीच में रहेगी, या फिर आपके दोनों ओशनिक के बीच में रहेगी। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। तो 3 तरीके आप यहाँ पे देखोगे आपके डाइवर्जेंट में बनते हैं, 3 तरीके आपके कन्वर्जेंट में बनते हैं। और जो आपका यहाँ पे ये आर्क वॉल्केनो है, तो ये आपका यहाँ पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में आपका बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे यही वाला पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, फिर अगला आपको यहाँ पे जो दे रखा है कि सम ऑफ द वर्ल्ड्स क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कोन शेप स्ट्रेटोवोल्केनोज सच एज माउंट फूजी इन जापान एंड मेयन इन दी फिलीपींस आर आर्क वॉल्केनोज। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये आपके यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपको यहाँ पे ये
एक तरीके से एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब समझाने का ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, तो यहाँ पे बस इतना पॉइंट याद रखना, आर्क वॉल्केनोस को कोन शेप स्ट्रेटो वॉल्केनोस से आप यहाँ पे थोड़ा कनेक्ट करके याद रख सकते हो। और दूसरी चीज़, कोन शेप स्ट्रेटो वॉल्केनोस जैसे आपको यहाँ पे नाम में ही दिख रहा है, तो ये बेसिकली जिस तरीके से आपको नज़र आते हैं आसमान से ना, उसी तरीके का आपका यहाँ पे नाम दे रखा है। कोन शेप है, मतलब शेप उसकी कोन की तरह रहेगी, और स्ट्रेटो वॉल्केनो है यहाँ पे, ये बस आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बस डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन, मतलब स्टैटिक बेस्ड आपका यहाँ पे स्टेटमेंट थी, जो आपको अलग से याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है स्ट्रेटो वॉल्केनोज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा हाईली एक्सप्लोसिव होते हैं, और साथ ही साथ इनकी जो विस्कोसिटी होती है वो भी इनकी यहाँ पे हाई होती है। तो चलो यहाँ पे ये चीज़ें दो मैं लिख दे रहा हूँ, हाई विस्कोसिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हाईली एक्सप्लोसिव है यहाँ पे ये, ठीक है, हाईली एक्सप्लोसिव है यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। फिर तीसरा आपको बोल रहा है कि सम ऑफ द हाईएस्ट वॉल्केनोज ऑन अर्थ आर ऑफ द आर्क टाइप, नोटेबली नेवाडो, ओजोस ओजस डेल सेलाडो इन द चिलियन एंडीज। अब देखो यहाँ पे आपको दे दिया एक माउंटेन रेंज जो है आपका एंडीज, ठीक है। अब यहाँ पे चिली आपको पता होगा कहाँ पे पड़ता है, साउथ अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आप याद रखना, साउथ अमेरिका में आपको एंडीज माउंटेन देखने को मिलते हैं जैसा आपको यहाँ पे दे रखा है। और फिर उसमें से आपके यहाँ पे एक पीक है, ओजस डेल सेलाडो, तो वही बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये आर्क टाइप की पीक है। तो ये भी जो ऑप्शन है ये भी आपको एक एग्जाम्पल ही यहाँ पे दे रखा है इस स्टेटमेंट में भी, तो ये भी आपके यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ पता चली, पहली कि आपका एंडीज की एक पीक है ओजस डेल सलाडो, कहाँ मिलती है, चिली में मिलती है। और कौन से माउंटेन की रेंज आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलती है, तो वो है आपकी एंडीज, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके रिगार्डिंग आपको बार बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे इसको याद रखना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 and 3 ओनली, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वॉल्केनोज आर करेक्ट, वॉल्केनोज के अकॉर्डिंग आपकी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऐसी टाइप के आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दे देगा, फिर आपको पूछेगा कौन सी सही है कौन सी गलत है वगैरह। तो देखो पहला आपको दे रखा है, सीडीएस 1 2023 का आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। तो पहला आपको यहाँ पे दे रखा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द वॉल्केनो इज मेजर्ड बाय द वॉल्केनिक एक्सप्लोसिव इंडेक्स। तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी, कि आप स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे कि यहाँ पे वॉल्केनो की क्या स्ट्रेंथ है। तो वो आप ऐसे ही निकालोगे ना कि कितना वो इरप्शन कर पा रहा है, मतलब कितनी तेजी से या फिर कितनी स्पीड से, कितना एक्सप्लोजिव है वो यहाँ पे, उसके हिसाब से आप बोलते हो कि यहाँ पे ये कितना खतरनाक वॉल्केनो है ना, ऐसे तो आप बोलोगे। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है, तो वहाँ पे आपको एक इंडेक्स के बारे में बता रखा है, वॉल्केनिक एक्सप्लोसिव इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपको दे रखा है पहली स्टेटमेंट है यहाँ पे एकदम आपकी करेक्ट। फिर हम अगले पे चलते हैं। अगला स्टेटमेंट आपको दे रहा है कि आइसलैंड एंड फिलीपींस वर क्रिएटेड बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो ये भी आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि आपकी ये जो दोनों आपकी कंट्रीज हैं, आइसलैंड और फिलीपींस, ये दोनों ही आपके वॉल्केनिक एक्टिविटी से ही यहाँ पे बने हैं। तो ये भी प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, इससे रिगार्डिंग में क्वेश्चन वापस से कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको 4 कंट्री के नाम दे देगा और फिर आपसे पूछेगा कि आपके कौन से कंट्री जो है ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से आपके यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पे ये भी प्लीज़ यहाँ पे याद रख लेना, बाकी आपका यहाँ पे एस एच इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। फिर इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे कुछ और कंट्रीज अगर मैं बता दूँ, जैसे आपका जापान है, ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल है। फिर आप देखोगे इंडोनेशिया है, ठीक है, क्योंकि इंडोनेशिया आपको पता होगा बहुत सारे आइलैंड से बना हुआ है, तो कुछ आइलैंड्स आपके वॉल्केनिक इरप्शन से भी बने हुए होते हैं। सेम चीज़ आपको रशिया में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। कंप्लीट आप ये नहीं बोल सकते कंप्लीट एरिया आपका है, पर उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आपका वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनता ही है, ठीक है, क्योंकि आप वो आइलैंड एक तरीके से क्रिएट कर देते हैं छोटा सा, ठीक है, मतलब सालों लगते हैं बनने में, पर वो हो जाता है, ठीक। फिर सेम तरीके से आपके चिली एरिया देखोगे, तो चिली में वैसे भी आप देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा ही सदर्न साइड में आपके छोटे छोटे आइलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रख लेना अलग से, ठीक। फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो आगे आपको यहाँ पे जो दे रखा है, वॉल्केनिक सॉइल्स आर रिच, डीप एंड फर्टाइल एंड अलाउ इंटेंसिव एग्रीकल्चर टू टेक प्लेस। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ये भी आपकी करेक्ट है, ये भी आपका डायरेक्ट स्टैटिक ही स्टेटमेंट आपको दे रखी है, कि जो भी आपका यहाँ पे वॉल्केनिक सॉइल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, और जहाँ पे हम लोग इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेट भी आपकी एकदम करेक्ट है, ठीक है, स्टेटमेंट आपकी एकदम करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका यहाँ पे 1, 2 and 3। और सेकंड स्टेटमेंट में प्लीज़ यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, तो ये वाले जो आपके 4 कंट्रीज मैंने बताए, ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि यहाँ पे आपको एक्टिव वॉल्केनोज भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे चिली, जापान, रशिया टाइप में आपको आपको एक्टिव वॉल्केनोज भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे यूएसए में देखने को मिलेंगे एक्टिव वॉल्केनो। तो जहाँ पे आपको एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिल रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है, आपको उन्हीं कंट्रीज में देखने को मिल सकता है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से आपका कोई एक नया कंट्री या फिर एक नया एरिया बेसिकली फॉर्म हो गया, ठीक है। और उस एरिया के फॉर्म होने के बाद हो सकता है फिर वो एक बाद में जाके एक नया कंट्री बन जाए, जैसा आपको आइसलैंड के केस में देखने को मिला, ठीक। तो बस इतना पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। आइसलैंड में भी आपका पता है वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, वहाँ पे भी आपको एक एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करना कि क्यों आपकी वॉल्केनिक एक्टिविटीज से यही कंट्रीज में फ़ायदा हो रहा है, या फिर आप बोलो इन्हीं कंट्रीज में आपको नई लैंड यहाँ पे आती हुई नजर आती है, क्योंकि इन्हीं में ही एक्टिव वॉल्केनोज प्रेजेंट है। तो जिसमें एक्टिव वॉल्केनोज प्रेजेंट है वहीं पे तो आपको देखने को मिलेगा। अब इंडिया में अगर हम बात करें, बेरन आइलैंड आपका एक लौता है जहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक्टिव वॉल्केनो, पर उसके अलावा आप देखोगे आपको नहीं देखने को मिलता है। तो ऐसा हम बोल ही नहीं सकते कि इंडिया आपका इंडिया में आपको देखने को मिलता है कि आपकी एक नई ज़मीन आपको दिख रही है कि सी लेवल पे या फिर बोल लो लैंड पे ही आपकी फॉर्म हो गई इसकी वजह से। तो प्रेजेंट टाइम में आप यहाँ पे ये चीज़ नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए। बाकी कोई भी दिक्कत होती है, कोई डाउट होता है, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे अर्थक्वेक से रिलेटेड आ गया है, ठीक है। तो वॉल्केनोज के अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने पूछे नहीं है, पर कभी भी वो पूछ सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे सिंपल एक मोटिव होना चाहिए कि हमें हर एक टॉपिक करके जाना है, ठीक है। अगर आप कोई भी एक टॉपिक छोड़ के जाओगे और फिर उसी एक क्वेश्चन आ गया, फिर आप सोचोगे कि आपका बैड लक था ये, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। तो अब यहाँ पे चलते हमने अगले टॉपिक पे, वो है आपका यहाँ पे अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक में अगर आप देखो, आपको यहाँ पे दे रखा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी एस वेव के अकॉर्डिंग आपकी गलत है, ठीक है। आपसे यहाँ पे पूछा है नॉट करेक्ट, तो कौन सी आपकी गलत है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला आपको दे रखा है कि एस वेव्स आर स्लोअर देन पी वेव। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको पता भी होगा। पी वेव मतलब प्राइमरी वेव, एस वेव मतलब सेकेंडरी वेव। पी वेव पहले निकलती है, वो पहले पहुंच जाती है, फिर आपकी एस वेव निकलती है, वो आपकी बाद में पहुंचती है। हाईली जो डिस्ट्रक्टिव अगर आप देखोगे तो जो धीरे धीरे वेव बाद में आती है ना, वो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा कराती है, ठीक है। अब जैसे पी वेव है, पी वेव पहले चली जाती है तो उससे उससे आइडिया लगता है लोगों को कि अब यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है, या फिर आ चुका है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा। पर कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, वो आपकी जो बाद में वेव्स आती है ना, उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो बस इतना पॉइंट याद रखना कि बाद में जो वेव्स आ रही है उनकी वजह से हमें ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू पी वेव, ठीक है। तो पी वेव आपकी सबसे पहले आपको देखने को मिलती है, तो आप इस चीज़ को भी यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपको स्टेटमेंट जो दे रखा है कि ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक एस वेव आर लेस डिस्ट्रक्टिव टू स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग्स एंड हाईवे ओवरपासेस। अब देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया कि प्राइमरी वेव आपकी लेस आपकी होती है डिस्ट्रक्टिव, मतलब बहुत ही रेयरली होगा कि प्राइमरी वेव से कुछ टूट जाए या फिर आपकी कोई बिल्डिंग गिर जाए। जो धीरे धीरे बाद में वेव्स आती है ना, उनकी वजह से ज़्यादा होता है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको नाम भी बताया कि पहले प्राइमरी वेव है, पी वेव आती है, फिर एस वेव आती है। तो एस वेव आपकी बाद में आ रही है, वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगी एज कम्पेयर टू पी वेव, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना पॉइंट याद रखना। तो इसलिए आपका यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, और गलत ही हमारा आंसर होना चाहिए था। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है। तो प्लीज स्टेटमेंट हमें यहाँ पे ढंग से पढ़नी है, और क्वेश्चन भी बहुत ढंग से पढ़ना है कि आपसे पूछा क्या है, नॉट करेक्ट पूछा है या फिर करेक्ट पूछा है। तो यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पे ये आंसर है। तीसरा आपसे बोल रहा है कि एस वेव कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड्स एंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अर्थ आउटर कोर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आपकी एकदम करेक्ट है कि जो आपके एस वेव्स होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सॉलिड्स के थ्रू ही आपकी आपकी जाती है, ठीक है, पास होती है। ये लिक्विड मीडियम से पास नहीं हो सकती। जैसे आपको पता है कि अर्थ में भी आपका लिक्विड और सॉलिड, ठीक है, कोर में भी आपको देखने को मिलता है, फिर ऊपर की तरफ आओगे आपका वहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो कोर में आपको सॉलिड लिक्विड दोनों चीज़ देखने को मिल रही है। अलग कोर में आउटर कोर, इनर कोर वगैरह अगर हम उस तरीके से जाएँ, तो वहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे कि आपका जो एस वेव है ना, वहाँ पे वो ट्रैवल नहीं कर पाती है, ठीक है। वो ट्रैवल सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही कर पाती है। तो इसलिए आपका यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। फिर लास्ट आपको दे रखा है यहाँ पे कि सिज्मोलॉजिस्ट हैव कंक्लूडेड दैट दी अर्थ्स आउटर कोर मस्ट बी लिक्विड और फ्लूइड। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्लियरली बोला है कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अर्थ्स आउटर कोर, ठीक है। अब हमें पता है कि ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी तो आपकी करेक्ट ही बनेगी ना, क्योंकि आउटर कोर में वो ट्रैवल नहीं कर पा रही है क्योंकि वो लिक्विड से बना हुआ है, या फिर आप बोलो कि फ्लूइड से बना हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है एस वेव आपका सॉलिड से ट्रैवल कर सकता है सिर्फ, और क्योंकि आपका आउटर कोर जो है वो आपका लिक्विड से या फिर फ्लूइड से बना हुआ है, इसलिए आपका उससे वो ट्रैवल नहीं कर पाता है। तो ऑब्वियस सी बात है आपका यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, यहाँ पे एकदम करेक्ट होगी, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पे सिज्मोलॉजिस्ट वगैरह आपके वो होते हैं जो अर्थक्वेक की स्टडी वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। इसी सेम तरीके से अर्थक्वेक की स्टडी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सिज्मोलॉजी, ठीक है। स्टडी को हम बोलते हैं सिज्मोलॉजी, जो कर रहे हैं वो आपके होते हैं सिज्मोलॉजिस्ट। और आपका यहाँ पे एक सिज्मोग्राफी आप बोलते हो, एक तरीके से आपके वो चीज़ें होती हैं जो एक्टिविटीज़ बेसिकली आप देखते हो कि सीज्मिक एक्टिविटी, ठीक है। सीज्मिक एक्टिविटी की वजह से आपको यहाँ पे एक ग्राफ बनता हुआ नजर आता है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सीज्मोग्राफ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सिज्मोग्राफ बोलते हैं। तो ये आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका सिज्मिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। सिज्मिक एक्टिविटीज़ को ये क्या करता है, यहाँ पे रिकॉर्ड करता है, ठीक है। बस इतना पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखोगे तो अर्थक्वेक से रिगार्डिंग आपकी दो इंपॉर्टेंट स्केल्स आती हैं। एक है आपकी यहाँ पे रिश्टर स्केल, ठीक है। और आपकी दूसरी है आपकी यहाँ पे मर्केली स्केल, ठीक। रिश्टर स्केल और आपकी यहाँ पे मर्केली स्केल। अब रिश्टर स्केल जो है ये बेसिकली आपको ना बताती है कि आपके अर्थक्वेक का क्या मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड की रेंज आपकी रहती है जनरली 0 से 9 के आसपास, ठीक है। इसका मतलब इसका स्केल का यहाँ पे 0 से 9 तक की रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है स्केल के अंदर। फिर मर्केली स्केल है, तो मर्केली स्केल आपको बताती है यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है अर्थक्वेक की, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी बताती है अर्थक्वेक की, ये आपको मैग्नीट्यूड बताती है। इसकी रेंज होती है 1 से लेके 12, इसकी होती है 0 से लेके 9, ठीक है। तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना है, ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाकी आपको यहाँ पे देखो आगे अभी फोकस, हाइपोसेंटर, एपिसेंटर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे, तो हम वहाँ पे और भी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लेना, अब ये जो पी वेव और ये एस वेव है ना, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, पी और एस वेव जो आपको ये दे रखी हैं, इनको बेसिकली हम लोग बोलते हैं बॉडी वेव्स, ठीक है। तो ये बस आपको अलग से याद रखना है कि बॉडी वेव्स आपकी पहले आती हैं, जो कि आपकी रहती है उनमें पी वेव और एस वेव, और उन दोनों में भी सबसे पहले कौन सी आएगी, पी वेव पहले आएगी, फिर एस वेव आएगी। एस वेव ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगी, और उसके बाद आपकी एक सरफेस वेव्स करके होती है जिसको हम लोग एल वेव बोलते हैं, ठीक है। फिर वो आती हैं एल वेव्स, हम लोग इनको बोलते हैं। फिर बाद में आपकी ये आती है, ये और डिस्ट्रक्शंस आप बोल सकते हो यहाँ पे ये करती हैं, ठीक है। फिर अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी वेव्स ऑफ द अर्थक्वेक्स इज नॉट करेक्ट। अब प्राइमरी वेव के अकॉर्डिंग कौन सी करेक्ट नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो हमें यहाँ पे नॉट करेक्ट जो होगा वो हमें बताना है, ठीक है। पहला आपको दे दिया कि दे आर सिमिलर टू साउंड वेव्स। अब देखो ये वाला यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि आपका यहाँ पे जो प्राइमरी वेव होती है, ये एक तरीके से ना साउंड वेव की तरह ही होती है। अब साउंड वेव की तरह क्यों होती है, क्योंकि ये हर मीडियम के थ्रू ट्रेवल कर सकती है, इसलिए आपका यहाँ पे ये साउंड वेव की तरह है, ठीक है। तो साउंड वेव भी जैसे आपको पता है यहाँ पे कि वो हर मीडियम के थ्रू आपकी ट्रेवल कर सकती है, बस फर्क क्या होता है, वो फास्टेस्ट होती है आपकी सॉलिड में, फिर आपकी लिक्विड में, और फिर गैस में, ठीक है। पर यहाँ पे वो हर एक में ट्रैवल कर सकती है, तो वही सेम तरीके से आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है। फिर दूसरा आपको दे रखा है कि दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल्स। तो आपका यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट अब आपकी हो जाएगी एकदम गलत। क्यों गलत हो जाएगी, क्योंकि जैसे आपने देखा साउंड वेव आपकी हर एक में ट्रैवल कर सकती है, और ये आपकी सिमिलर है साउंड वेव से, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब यहाँ पे ये ओनली इन्होंने लगा दिया ना, ओनली, इसकी वजह से ये हो जाएगी गलत स्टेटमेंट, और यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर सी आपसे बोल रहा है कि दे ट्रैवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड, आपने साउंड वेव जब एक बार बोल दिया, तो इसका मतलब ही यहाँ पे ये है कि इन तीनों में ही आपकी ट्रैवल हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट भी आपकी एकदम करेक्ट है। फिर लास्ट आपसे बोला जा रहा है कि दे मूव फास्टर एंड आर दी फर्स्ट टू अराइव एट दी सर्फेस। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्राइमरी वेव बेसिकली आपको यहाँ पे पी वेव से आपको याद रखना है, ठीक है। पी वेव्स का फुल फॉर्म ही होता है प्राइमरी वेव, जो सबसे पहले आपके सरफेस पे आती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सी है आपकी, यहाँ पे बी स्टेटमेंट गलत है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि हु अमंग्स द फॉलोइंग विल बी एट मोर रिस्क with respect to the earthquake hazard zone specified by the Geological Survey of India। तो बेसिकली आपसे बस इतना बोला जा रहा है कि आपको ये बताना है, ये 4 लोकेशंस आपको दे रखी है, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बेसिकली आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जोन्स को डिवाइड करती है, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक आ सकते हैं उनको जोन्स को अलग अलग करती है। तो बस आपसे ये बोला जा रहा है कि अर्थक्वेक के रिस्पेक्ट में इन चारों में से सबसे ज़्यादा रिस्क आपका कहाँ पे है, आपको वो लोकेशन बतानी है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा मालती इन पिथौरागढ़, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक की संभावना, या फिर आप बोलो सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक के चांसेस आपके बनते हैं, तो इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा आपका यहाँ पे मालती एट पिथौरागढ़, ठीक है। और बाकी अगर आप देखो, ये तो आपका हैदराबाद में पड़ जाएगा, ये आपका एमपी में है, ये आपका उड़ीसा में है, तो ये तो आपके वैसे ही आपके नहीं होने वाले, ये सब आपके लो इंटेंसिटी जोन्स आप इनको यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो पिथौरागढ़ है बेसिकली,
यही आपका यहाँ पे एक एरिया रहेगा जो आपको देखोगे कि आपका क्लोज है बेसिकली आपके हिमालयन रीजन से, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे जैसे पता भी होगा जो आपका यहाँ पे पिथौरागढ़ है, ठीक है, ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। तो इससे भी आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, अगर आपको बस स्टेट ही पता हो तो आप आइडिया लगा सकते हो ये आपका उड़ीसा में है तो होना नहीं है, ये आपका एमपी में, यहाँ पे भी नहीं होना है, और सिकंदराबाद आपका हैदराबाद में पड़ता है तो ये मतलब हैदराबाद बोल रहा हूँ, तेलंगाना में पड़ रहा है तो ये भी आपका होना नहीं है, ठीक है। तो आप सीधे सीधे इसको मार्क कर सकते थे अगर आपको ये पता होता कि उत्तराखंड में आपका होता है पिथौरागढ़, और वहीं पे जो वाला वो रीजन जो है वो बेसिकली आपके हिमालय के बहुत ज़्यादा पास में है। और जैसा आपको पता है कि हिमालय जो है हर दिन कुछ ना कुछ इंचेस सेंटीमीटर्स आप बोलो एक तरीके से, वो आपका बढ़ता है, ठीक है। तो आपकी प्लेट की मूवमेंट होती रहती है रेगुलरली, तो उसकी वजह से भी आपको वहाँ पे अर्थक्वेक्स देखने को मिल सकते हैं कभी भी, ऐसा नहीं है कि हर दिन देखने को मिलेंगे, पर कभी भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आपका ये हाई रिस्क जोन पे आपका यहाँ पे ये आता है। तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा एकदम करेक्ट, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चले, तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर टर्म यूज्ड फॉर फोकस इन रिलेशन विद एन अर्थक्वेक। तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि फोकस के रिगार्डिंग कौन सी दूसरी टर्म है जो आप अर्थक्वेक में यहाँ पे यूज करते हो। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाइपोसेंटर, ठीक है। तो हाइपोसेंटर को ही बेसिकली हम लोग यहाँ पे फोकस बोलते हैं। तो ये आपके ना आप बोल सकते हो एक तरीके से इन दोनों का आपस में ना इंटरचेंजेबली यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना। इसके अलावा एक टर्म आपका होता है यहाँ पे ये एपी सेंटर जो आपको दे रखा है, और यहाँ पे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अब जैसे यहाँ पे ये एक प्लेट जा रही है, ये एक प्लेट जा रही है, ठीक है, इन दोनों के प्लेट की वजह से यहाँ पे आपका अर्थक्वेक आता है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये मूवमेंट हुई, ये वाला जो पॉइंट जहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये बेसिकली आपका होता है यहाँ पे फोकस, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हाइपोसेंटर, ठीक है। अब इसी के ही सीधे वर्टिकल में जो सरफेस पे जो पॉइंट बना ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एपी सेंटर, ठीक है, एपी सेंटर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि फोकस, हाइपोसेंटर और एपी सेंटर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फोकस और हाइपोसेंटर सेम ही चीज़ है, वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक्चुअल में मूवमेंट हुई है, और उसी के ठीक वर्टिकली आप सरफेस पे जाओगे अर्थ के, तो वो जो पॉइंट निकल के आएगा वो आपका बनता है एपी सेंटर, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पे इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार आपसे ये पूछी जा सकती है। तो हमने यहाँ पे ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ भी इसके बारे में डिस्कस कर ली। अब उसके बाद चलते हैं अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे अब ये आपसे बोल रहा है कि अर्थक्वेक की वजह से जो आपको डैमेज होता है वो इन चारों में से किससे सबसे कम हो रहा है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा जो होता है वो तो आपको ये 3 कंडीशंस आपकी रहेंगी जो आपकी अर्थक्वेक की रहती है, पर ऐसी कौन सी इनमें से ऐसी कंडीशन है जो सबसे कम इन्फ्लुएंस करती है डिस्ट्रक्शन के हिसाब से या फिर आपके डैमेज के हिसाब से। तो देखो पहला अगर हम बात करें, आपको दे रखा है स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगी, जितना ज़्यादा आपका यहाँ पे अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड रहेगा या फिर स्ट्रेंथ रहेगी, उतना ही ज़्यादा आपको डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। जैसे आपने मोरक्को वाला केस देखा होगा हाल फिलहाल में आपका, पिछले कुछ सालों में ही हुआ है। इसके अलावा आप देखोगे आपका यहाँ पे जो नेपाल में एक टाइम पे आया था, उसका भी मैग्नीट्यूड अच्छा खासा था, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिला था, बहुत ज़्यादा उनको डैमेज भी हुआ था। तो वो बेसिकली आपका स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपका रहता है यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये भी एकदम करेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वहाँ पे ही ज़्यादा बिल्डिंग्स होंगी, वहीं पे ज़्यादा लोग रह रहे होंगे। अब देखो अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पे जंगल है, अगर वहाँ पे कोई अर्थक्वेक आता है तो ह्यूमंस को एज सच उससे कोई नुकसान नहीं है ना। ये तो आई होप कि आप भी समझ पा रहे होगे। तो स्ट्रेंथ, कितनी भी स्ट्रेंथ का वॉल्केनो मतलब आपका यहाँ पे अर्थक्वेक आए, अगर वो ऐसी जगह आता है जहाँ पे कोई रह ही नहीं रहा है, तो इतना ज़्यादा कुछ डिस्ट्रक्शन होगा नहीं, अनटिल अगर आप ऐसी जगह की बात करो जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और अर्थक्वेक आपका ऐसी जगह पे ना आए जहाँ पे आपकी वाटर रिसोर्सेज है जो कि आपके एक पर्टिकुलर सिटी की तरफ आ रहे हो, क्योंकि फिर उससे फिर आपकी सुनामीज वगैरह भी आपको देखने को मिल सकती है, जो जापान का जनरली केस बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें याद रखनी है। अब तीसरा आपको दे रखा है यहाँ पे टाइप ऑफ बिल्डिंग। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, आपकी टाइप ऑफ बिल्डिंग से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल सकता है, कि जितनी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग होगी उतने ज़्यादा आपको मास डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। अगर मान लो आपकी वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है और वो आपकी कोलैप्स हो जाती है, तो जितनी भी सराउंडिंग में चीज़ें होंगी ना वो सब भी आपकी एक तरीके से बर्बाद हो जाएंगी, है ना। तो ये भी आपका यहाँ पे जो रीज़न है, ये भी आपका इन्फ्लुएंस करता है। पर क्लाइमेट ऑफ एरिया ये बेसिकली आपका इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, क्योंकि अर्थक्वेक का इससे कोई लेना देना नहीं है। अर्थक्वेक बेसिकली आपका टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से जनरली हमें देखने को मिलता है, तो उसका क्लाइमेट से सच कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो इससे आप बोल दोगे कि आपका ऐसा कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, इसलिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नॉट पूछा है,
तो क्लाइमेट ऑफ द एरिया से हमें ऐसा कोई इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलता है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे CDS 2021 का आपको यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इन अ डिस्कशन एम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे हम पहले ये ऐसे लिख लेते हैं ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो एम आपका अरुणाचल प्रदेश से है, जे आपका है यहाँ पे असम से, फिर आगे दे रखा है एन जो है वो आपका है यहाँ पे मेघालय से, ठीक है, मेघालय से, और एस आपको दे रखा है यहाँ पे वो है आपका नागालैंड से। ठीक है, ये आपको 4 इंसान दे रखे हैं, ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कुछ, और ये आपसे बोल रहा है कि आर क्लेमिंग दैट एज पर सेंसेक्स 2011 देयर स्टेट हैज़ द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, आइडेंटिफाई द पर्सन मेकिंग द करेक्ट क्लेम। अब बेसिकली आपसे ये बोल रहे हैं कि ये 4 लोग बैठे हैं आपस में और ये डिस्कस कर रहे हैं कि इनके हिसाब से इनकी जो स्टेट है सेंसेक्स 2011 के हिसाब से आपकी इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा आपकी मैक्सिमम डेंसिटी है। ये लोग ये बोल रहे हैं कि उनकी स्टेट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेंसिटी उनको देखने को मिलती है। तो आपको अब ये बताना है कि कौन सा इंसान करेक्ट बोल रहा है, कि सही में आपकी जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो आपको कौन सी स्टेट में देखने को मिल रही है इन चारों में से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जे, जो आपका बनेगा असम। ठीक है, तो असम जो है बेसिकली वो आपकी यहाँ पे ऐसी स्टेट्स है इन चारों में जहाँ पे कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा आपको जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो देखने को मिलती है वो आपको वहाँ पे असम में ही देखने को मिलती है। ठीक है, इन चारों के हिसाब से। और इसमें कोई भी बहुत बड़ा आप देखोगे तो दिमाग लगाना ही नहीं था, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी अगर आप देखो नॉर्थ ईस्ट में वो आपके असम की ही है। सबसे इम्पोर्टेंट के हिसाब से भी अगर अगर आप देखोगे जहाँ पे बिजनेस के हिसाब से आप बात कर लो, या फिर आप देखोगे कि रेलवेज लाइन जो आपकी कनेक्ट करती है, ठीक है, वो आपकी असम से ही करती है, या फिर आप एयरपोर्ट के थ्रू भी अगर आप जाओगे कभी भी, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे पहले असम जाते हैं, फिर वो बाकी की जो आपकी नॉर्दर्न स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, उनमें वो जाते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी सबसे अच्छी आपकी ऑल ओवर इंडिया की आपकी असम के साथ ज़्यादा अच्छे से है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी आप इस चीज़ों को याद रख सकते थे। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे, अगर आप मान लो इनके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि रियल में किसकी है, तो रियल में आपका आंसर होता है बिहार। ठीक है, ये आपका होता है स्टेट के हिसाब से। अगर वो यूटी पूछता तो वो आपका हो जाता दिल्ली। ठीक है, और इनमें भी कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। अगर आपको कभी भी डेंसिटी के हिसाब से पूछा जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा बिहार की है स्टेट में, और यूटी के हिसाब से दिल्ली की है। ठीक है, फिर अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा तो आपको बहुत ईजी क्वेश्चन देगा, जैसे आपको यहाँ दे रखा है, जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब इसके अलावा आपसे दे सकता है यहाँ पे कि लो डेंसिटी किसकी है। ठीक है, अब लो डेंसिटी आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। स्टेट में सबसे लो डेंसिटी है आपकी अरुणाचल प्रदेश की, जो कि आपको यहाँ दे रखा था, जो कि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे गलत हो जाएगा। और यूटी की आपकी होती है यहाँ पे अंडमान निकोबार। ठीक है, तो याद रखना लोएस्ट डेंसिटी स्टेट वाइज आपकी अरुणाचल प्रदेश है, और लोएस्ट आपकी यूटी वाइज आपकी अंडमान एंड निकोबार में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। अब इसके हिसाब से देखो, यहाँ पे आप मैप भी देख पाओगे, तो इसमें आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि कहाँ पे कितनी डेंसिटी वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख पाओगे ये आपका असम रीजन है, जो आपका थोड़ा रेड कलर में आपका यहाँ पे मार्क है। और बाकी स्टेट्स देखो तो बहुत ही रेयर आपको यहाँ पे कोई मार्क दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ों ज़रूर देख सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है सेंसेक्स 2011 के हिसाब से। तो पहला स्टेटमेंट आपको दे रखा है, अ पर्सन हु कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट इज नॉट लिटरेट। अब ये देखो, ये आपका यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, ये आपको ऐसा दे रखा है कि जो भी आपका यहाँ पे पर्सन है जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ सकता है पर वो लिख नहीं सकता है, तो उसको हम लोग लिटरेट नहीं कहेंगे। ये बेसिकली आपसे बोल रहा है कि इट्स नॉट अ लिटरेट। तो यहाँ पे जो आपके यहाँ पे जो स्टेटमेंट हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे एकदम आपकी गलत। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, आपके यहाँ पे गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको पढ़ना नहीं आता है और लिखना नहीं, मतलब पढ़ना आता है पर लिखना नहीं आता है, तो आपको लिटरेट नहीं कहा जाएगा। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट लगा दिए, आपका हो जाएगा गलत स्टेटमेंट। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे दे रखा है कि अ पर्सन एज 7 एंड अबव who can both read and write with understanding in any language is treated at literate। तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी। ऐसा कोई भी बच्चा बोल लो, आप इंसान बोल लो, जो 7 साल से ऊपर है, अगर वो लिख भी पा रहा है और पढ़ भी पा रहा है, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो हम उसको लिटरेट बोलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब हम ऊपर वाले में हम देख रहे हैं कि कोई एक चीज़ अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तब भी हम अगर उसको नॉन लिटरेट नहीं बोल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप दोनों ही चीज़ कर पा रहे हो तो आपको यहाँ पे लिटरेट ही बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पे दूसरी वाली हो जाएगी एकदम करेक्ट। दूसरी वाली आपकी हो जाएगी यहाँ पे एकदम करेक्ट। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे टू ओनली।
ठीक। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें, बाकी आपका आ जाता है यहाँ पे कि अगर आपसे पूछ ले कि टोटल लिटरेसी रेट कितना है आपके यहाँ पे इंडिया का 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से, तो टोटल लिटरेसी जो रेट है ये आपका है 74.4%। ठीक है, ये प्लीज़ यहाँ पे याद रख लेना। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखो याद रखना है कि पर्सन को हम लोग लिटरेट कब बोलेंगे। ठीक है, तो पर्सन के लिटरेट होने के लिए कंडीशन जो आपको यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है ना, यही आपका यहाँ पे इस कंडीशन है जो आपको कंप्लीट दे रखी है इन्होंने यही सेकंड स्टेटमेंट में। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2022 का पूछा हुआ है, CDS 2 का एग्जाम का। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर टेबल जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, ठीक है, एट बर्थ का, ये आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो, उसके बारे में आप रिसर्च वगैरह कर रहे हो, जहाँ पे आपने दो कैटेगरीज ली, एक आपने रूरल अर्बन लिया मतलब गांव और आपके शहर, और एक आपने मेल फीमेल कैटेगरी ली। ठीक है, और ये आप हर एक स्टेट के हिसाब से देख रहे हो, मतलब कंप्लीट आप इंडिया का ही निकाल रहे हो, आप ऐसे बोल सकते हो। तो आपसे यहाँ पे ये बोल रहा है आपको ये जो दो स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं करोगे, मतलब यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है आपसे बस वो पूछी जा रही है। तो देखो पहला आपसे बोल रहा है कि अर्बन लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो आपकी हायर है रूरल एरिया से, तो यहाँ पे ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसकी वजह से हमारा यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, हमसे यहाँ पे नॉट पूछा है, प्लीज़ इस पे ध्यान देना। ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए आपका यहाँ पे आंसर नहीं होगा, इसलिए मैंने आगे क्रॉस लगाया है, पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत है, पर रियलिटी में ये करेक्ट स्टेटमेंट है जो आप ऑब्जर्व करोगे। हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आप नहीं करोगे, वो आपको बताना है, वो आपका आंसर होगा, पर ये चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे जब आप अपने यहाँ पे टेबल्स वगैरह देखोगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दूसरा आपको दे रखा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है मेल की, वो आपकी फीमेल से जो है ज़्यादा आपको बताइए, तो ये आपका यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है, इसकी वजह से यहाँ पे ये हमारा करेक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज़ याद रखना, हो सकता है आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही हो, तो प्लीज़ यहाँ पे वापस से बता दे रहा हूँ, हमसे यहाँ पे नॉट पूछा जा रहा है। जो चीज़ आप ऑब्जर्व नहीं करोगे, जो आपको दिखाई नहीं देगी उस टेबल में, वो आपको स्टेटमेंट चूज करनी है। तो वो आपको जो नहीं दिखाई देगी वो आपको ये दूसरी स्टेटमेंट नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जो मेल की एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो ये आपकी रहती है यहाँ पे 71.2 के आसपास। ठीक है, 71.2 ईयर्स के आसपास रहती है, वहीं पे फीमेल की जो है वो 73.7 ईयर्स के आसपास रहती है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अर्बन एरिया में। ये है आपके यहाँ पे मेल की, ये आपके फीमेल की। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे रूरल एरिया की, तो रूरल एरिया में आपके यहाँ पे रहती है 69 वुमेन की। ठीक है, ये आपकी रहती है यहाँ पे 69 फीमेल्स की, और यहाँ पे आपकी रहती है 68.3। तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पे देख पाओगे कि फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा रहती है मेल्स से, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये जो दूसरी स्टेटमेंट है ये आपको देखने को नहीं मिलेगी, और जो नहीं मिलेगी देखने को वही आपसे पूछा जा रहा है, वही आपका आंसर बनेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, और टू ओनली हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है कि विद रिस्पेक्ट टू एडोलेसेंट पॉपुलेशन, आपकी कितनी यहाँ पे इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे यही बन सकता है, आगे पता नहीं आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि एडोलेसेंट पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो हम बेसिकली कितने एज पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, मतलब उनकी एज क्या लिमिट क्या है, उनकी एज रेंज क्या है। तो याद रखना एडोलेसेंट पॉपुलेशन आपकी एज ग्रुप है आपका 10 से लेके 19 ईयर्स के जितने भी इंसान हैं आपके, वो सब एडोलेसेंट पॉपुलेशन में आते हैं। ठीक है, पहली चीज़ आपको यहाँ पे ये याद रखनी है। अब दूसरा आपको यहाँ पे स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो पहला आपको दे रखा है पहली स्टेटमेंट में कि एडोलेसेंट पॉपुलेशन कंप्राइजेज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब ये स्टेटमेंट आपकी है गलत। क्यों गलत है? क्योंकि 40% तो पॉपुलेशन आपकी ऐसी है जो बिलो 20 ईयर्स है। तो अगर आप यहाँ पे देखो बिलो 20 ईयर्स में तो आपके 0 से लेके आपके 20 ईयर्स तक की पॉपुलेशन आ जाएगी, और वो आपकी 40% है। तो 19 ईयर्स तक, 10 से लेके 19 ईयर्स तक ऑब्वियस सी बात है 40% से कम ही रहेगी, तो आप हाफ तो बोल ही नहीं सकते हो कि हाफ पॉपुलेशन है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे ये हो जाएगी गलत। दूसरा आपको दे रखा है द ग्रुप इज रिगार्डेड एज यूथफुल पॉपुलेशन विद हाई पोटेंशियल, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है कि 10 से लेके 19 ईयर्स तक जो भी यहाँ पे इंसान होते हैं, जो भी बच्चे रहते हैं, वो बेसिकली उनको बोला जाता है यहाँ पे यूथफुल पॉपुलेशन, जो कि बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल की रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई गलती नहीं है। तीसरा आपसे बोल रहा है कि इन दिस ग्रुप देयर आर ग्रेटर नंबर ऑफ फीमेल्स देन मेल्स। अब ये पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करें, तो इस सेंसेक्स के हिसाब से तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। इस पर्टिकुलर ग्रुप में आपको मेल पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू फीमेल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये भी आपका डायरेक्ट बस स्टैटिक पॉइंट है, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो अपना यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन, टू ओनली। ठीक है,
फिर हम आगे चलते हैं, आगे आपको दे रखा है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया एज पर सेंसेक्स 2011। ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग आपकी कौन सी स्टेट है जो इन चारों में से बेसिकली हम बात कर रहे हैं, तो जो आपकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है इन चारों में, तो आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे मेघालय। ठीक है, अब देखो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन जनरली आपसे पूछे जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के पूछ लेगा, या फिर आपकी जैसे गोवा आपको दे दिया यहाँ पे सबसे छोटी स्टेट्स है, तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि गोवा क्योंकि आपका नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता है तो आप गोवा आंसर मार्क कर दोगे, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना, इन चारों में मोस्ट मोस्ट पॉपुलेटेड की बात करें तो वो आपकी रहेगी यहाँ पे मेघालय। ठीक है, तो ये प्लीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पे याद रख सकते हो। फिर उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब देखो यहाँ पे जैसे आपको एक और स्टेट दे रखी थी ना यहाँ पे मिजोरम, तो मिजोरम अगर आपको यहाँ पे पता हो, अभी जैसे मैंने आपको बताया लो डेंसिटी वाली जो आपकी स्टेट है, लो डेंसिटी मतलब पॉपुलेशन जो डेंसिटी की हम बात करते हैं, तो उसमें आपकी अरुणाचल पहले आती है और दूसरे नंबर पे आपका मिजोरम ही है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस चीज़ों को याद रख सकते हो, तो ज़्यादा आपको पॉपुलेशन जो देखने को मिलेगी वो आपको मेघालय में ही देखने को मिलेगी, साइज़ के हिसाब से भी आपकी वो ज़्यादा टेरिटरी वाला स्टेट है। ठीक, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो आगे आपको देखने को मिलेगा अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स 2011 इन इंडिया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल अप्रॉक्सीमेटली कंसिडर्ड टू बी माइग्रेंट नाउ सेटल्ड इन अ प्लेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस रेसिडेंट। तो बेसिकली आपसे ये बोला जा रहा है कि 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग ऐसे कितने लोग हैं जो जहाँ पे पैदा हुए थे वो वहाँ पे नहीं रह रहे हैं, वो बेसिकली आपके कोई दूसरे ही स्टेट में जाके कोई पर्टिकुलर एरिया में जाके रह रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली वो कितने परसेंट लोग हैं वो। तो यहाँ पे जो अपना करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो आएगा बेसिकली आपका यहाँ पे 35। ठीक है, तो वैसे अगर आप देखोगे तो 37% के आसपास आपके यहाँ पे बोले जाते हैं कि लोग हैं, पर यहाँ पे क्योंकि आपको दे दिया ना अप्रॉक्सीमेटली, तो अप्रॉक्स मतलब ही होता है यहाँ पे क्लोजेस्ट, है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्लोजेस्ट जो है वो 35% है। और अगर आप स्टेट्स के हिसाब से बात करो माइग्रेंट्स में, तो यूपी और बिहार, इन्हीं दो स्टेट्स के ज़्यादातर लोग हैं यहाँ पे जो अलग अलग स्टेट्स में जाके रहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, वैसे तो आप देखोगे हर एक स्टेट के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, पर अगर हम रिस्पेक्टिवली बात करें यहाँ पे कि किस स्टेट के सबसे ज़्यादा लोग आपको देखने को मिलते हैं कहीं पे भी, तो वो आपके यहाँ पे यूपी और बिहार ही रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, फिर आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आगे आपको दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्स कॉम्पोजिशन इज नॉट करेक्ट। सेक्स कॉम्पोजिशन के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखो पहली आपको स्टेटमेंट दे दी, इन सम कंट्रीज सेक्स रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स। तो यहाँ पे देखो एकदम करेक्ट है, यहाँ पे नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स के हिसाब से हम लोग निकालते हैं कुछ कंट्रीज में, पर इंडिया के अगर हम बात करें तो देखो इंडिया कैसे निकालती है, इंडिया निकालती है यहाँ पे फीमेल्स को। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, पर 1000 मेल्स। ठीक है, तो इंडिया बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से निकालती है। और अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया का यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो है आपका 940 फीमेल्स अगेंस्ट 1000 मेल। ठीक है, अगेंस्ट 1000 मेल्स। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि हर 1000 इंसान पे, मतलब जो आपके मेल है, ठीक है, हर 1000 मेल्स पे आपके कंट्री में 940 फीमेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये बेसिकली इसका मतलब है। तो इंडिया जो है वो बेसिकली मेल्स के रिस्पेक्ट में निकालती है, पर ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जो फीमेल्स के रिस्पेक्ट में निकालती हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा आपको दे दिया यहाँ पे कि इन इंडिया सेक्स रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज द फीमेल। देखो यहाँ पे वही मैंने आपको जो बताया कि नंबर ऑफ फीमेल्स जो आपको यहाँ पे मैंने दे रखा है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, तो इंडिया बेसिकली इस तरीके से निकालता है। पर ये दोनों ही तरीके आपके यूजफुल है, कुछ कंट्रीज आपके पहला वाला स्टेटमेंट फॉलो करती है और इंडिया जो है वो आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट फॉलो करती है। ठीक है, तो ये एकदम आपका यहाँ पे करेक्ट है। अब उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है कि एट वर्ल्ड लेवल सेक्स रेशियो इज अबाउट 102 मेल्स पर 1000 फीमेल। अब ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी गलत है, इसलिए आपका यहाँ पे यही हो जाएगा एकदम आंसर। जो गलत स्टेटमेंट होती है वही हमारा यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि हमसे नॉट पूछा है। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना। और पर 1000 फीमेल्स बेसिकली अगर आप देखोगे ना, उन्हीं के रिस्पेक्ट में ज़्यादा निकाला जाता है जिस कंट्री में एक पर्टिकुलर ग्रुप की, एक जेंडर की पॉपुलेशन ज़्यादा हो। जैसे इंडिया में जेंडर के हिसाब से अगर हम बात करें तो मेल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हम मेल्स के रिस्पेक्ट में फीमेल्स को निकालते हैं। ठीक है, अब वहीं पे अगर हम, जैसे रशिया है आपका,
या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे लातविया हो गया या फिर यूरोप वाली थोड़ी कंट्रीज हो गई, तो वहाँ पे फीमेल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है मेल्स के कंपैरिजन में। तो उन कंट्रीज में वो लोग मेल्स की पॉपुलेशन को बेसिकली यहाँ पे निकालते हैं, एज अ रेशियो निकालते हैं फीमेल के रिस्पेक्ट में। तो वहाँ पे 1000 फीमेल्स के रिस्पेक्ट में वो मेल्स का निकालेंगे रेशियो। पर इंडिया में क्योंकि मेल्स ज़्यादा है, तो हम मेल्स के रिस्पेक्ट में फीमेल्स का रेशियो निकालते हैं, ठीक है। फिर डी आपको दे दिया यहाँ पे कि इन एशिया देयर इज हाई सेक्स रेशियो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इंडिया चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड यहीं पे देखने को मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आपको पता होना चाहिए, एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी क्या है, यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। और आपका जो गलत है वो बेसिकली आपका यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा गलत। और ये बेसिकली आपका बस गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 102 की जगह 101 मेल्स है बस, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रेयरर टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे ये, पर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे क्योंकि आपको ये दो ऊपर वाली चीज़ें तो ऑब्वियस सी बात है पता होंगी। अगर आपको बस इतना पता हो कि सेक्स कॉम्पोजिशन होता क्या है, तो आपने इन दोनों के स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा। और फिर हाई सेक्स रेशियो वाला जो आपको एशिया दे रखा है, या आप इंडिया चाइना को याद रख के आप इसको कर सकते थे, ठीक है। तो अगर हम इसके हिसाब से बात करें, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है ये आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, ये आपके यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रख लेना। और इन सम कंट्रीज आपका यहाँ पे बिल्कुल होता है, तो ये भी आप ज़रूर यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक। फिर हम आगे चलते हैं अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज और आर डिस्प्लेड इन पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड में हमें यहाँ पे कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है, अगर हम बात करें तो वो आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। तो देखो पॉपुलेशन पिरामिड की जब हम बात करते हैं तो आपको ना एज ग्रुप और सेक्स इंडिकेटर मेल फीमेल दोनों ही आपको देखने को मिलते हैं। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका बी, और मतलब आपका बोथ 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें आपके पॉपुलेशन पिरामिड को, तो पॉपुलेशन पिरामिड में जैसे अभी हमने यहाँ पे बात करी कि आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से आपको एज ग्रुप भी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो आपको सेक्स इंडिकेटर्स दे रखे हैं मेल फीमेल के, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि पिरामिड जैसे आपका बनता है ना, ऐसे इस तरीके से आपका कुछ पिरामिड बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप वैसे बीच में कुछ नंबरिंग लिख देते हो। एक तरफ के आपके फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक तरफ पिरामिड, और एक तरफ आपका मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना आपको एज के हिसाब से आप लिख देते हो, जैसे 0 से लेके 10 ईयर्स तक कितने मेल है आप ऐसे लिख दोगे, फीमेल्स इधर आ जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ऊपर ऊपर बढ़ता रहता है। तो ये दोनों दो जो चीज़ आपको दे रखे ना, एज ग्रुप बेसिकली आपको इस एरिया में लिखा हुआ मिलता है, और मेल फीमेल आपको इंडिकेटर इस तरीके से लिखे हुए मिलते हैं कि एक तरफ वाला मेल को रिप्रेजेंट करता है, एक तरफ वाला आपके फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। और इसकी इमेज आप गूगल पे भी सर्च करके आप इजीली इसको देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि वाइल स्टडिंग वेजिटेशन ऑफ एन एरिया terms like population and community are often used, which one of the following statement but best describe a population। तो पॉपुलेशन की आपको यहाँ पे डेफिनेशन बतानी है कि क्या होगी, बेसिकली बस आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपको दिख रहा होगा आपका, अगर पॉपुलेशन की डेफिनेशन के हिसाब से अगर बात करें तो पहला स्टेटमेंट आपको दे रहा है कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया एट अ सेम टाइम, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, यही आपका आंसर है। और बाकी आप देख भी सकते हो बाकी ऑप्शंस को भी, कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन स्पीशीज लिविंग इन डिफरेंट एरियाज ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। अब देखो डिफरेंट एरिया में रह रहे हैं, डिफरेंट सीजन में रह रहे हैं, तो हम पॉपुलेशन उसको नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि देखो अब इंडिया की अगर हम जब भी पॉपुलेशन की बात करेंगे, तो इंडिया आपका जैसे मान लो एक पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा आपका एक कंट्री है, ठीक है। क्योंकि कंट्रीज के हिसाब से बात करें तो सब छोटे ही कंट्री होते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड के कंपैरिजन में, तो वर्ल्ड के कंपैरिजन में आपका एक इंडिया जो है एक छोटा सा आपका यहाँ पे कंट्री है, एक लैंड है। तो जब भी हम इंडिया की पॉपुलेशन निकालेंगे, तो हम बेसिकली उस इंडिया के रीजन में कितने लोग रह रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, तभी तो हम निकालेंगे। जैसे जब भी आपको बोला गया है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बात हो रही है सेंसेक्स की, ठीक है। अब सेंसेक्स 2011 की जब बात होती है, तो उस टाइम पीरियड पे जब वो निकाला जा रहा था, उसका डेटा यहाँ पे फाइनलाइज किया जा रहा था, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कितने लोग थे इंडिया में, वही तो बेसिकली आपको पॉपुलेशन बता रहा है कि आपकी इतनी पॉपुलेशन बनी थी। और अभी आपका यहाँ पे 2021 का आया नहीं है, उस पर फिर आपको और पॉपुलेशन दिख जाएगी। तो बेसिकली आपको यहाँ पे याद रखना है कि पॉपुलेशन आपका क्या है यहाँ पे, कि एक तरीके की स्पीशीज, जैसे ह्यूमंस ह्यूमंस की हम बात कर रहे हैं,
तो ह्यूमंस जब आपके एक एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे रहते हैं, सेम एरिया में सेम टाइम पीरियड पे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट में रहेंगे तो हम उसको पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे, हटा सकते हो आप इसको। फिर आपका आगे बोला जा रहा है बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही आपके काउंट होते हैं, तो ये भी ऐसा नहीं है। फिर लास्ट आपसे बोल रहा है क्या, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ मोर देन वन। अब मोर देन वन स्पीशीज में ऑब्वियस सी बात है फिर वो पॉपुलेशन अलग अलग हो जाती है। तो आप जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप डॉग्स भी, अगर मान लो ऐसी कोई कंट्री है जो बोलती है कि हर एक इंसान को डॉग्स भी रखना है, ठीक है। अब डॉग्स की पॉपुलेशन अलग निकलेगी और फैमिली की जो आपके यहाँ पे जो ह्यूमंस है उनकी पॉपुलेशन अलग निकलेगी। तो यहाँ पे पॉपुलेशन आपकी अलग अलग निकलती है, चाहे आप एनिमल्स के रिस्पेक्ट में बात करो या फिर ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में बात करो या फिर आप प्लांट्स के कोई भी स्पीशी के रिस्पेक्ट में बात करो। पॉपुलेशन हमेशा जब भी निकालोगे तो आप एक पर्टिकुलर स्पीशी की ही निकालोगे, कंबाइन करके नहीं निकालोगे। ठीक है, तो ये प्लीज यहाँ पे याद रखना। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन। फिर हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है कि फाइंड द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग अर्बन एग्लोमरेशंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर पॉपुलेशन साइज अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स 2011। सेंसेक्स 2011 के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पे लगाना है कि उनकी क्या पॉपुलेशन रही होगी। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो देखो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि मुंबई में आपकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो मुंबई सबसे पहले आपका यहाँ पे सिर्फ इन दोनों ऑप्शन में, तो आपको यहाँ पे ये याद रख लेना है। अब देखो जो मैंने आपको बताया था ना कि पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी दिल्ली में ज़्यादा है, तो वो आपका यूटी है। ठीक है, अगर यूटी के यहाँ पे लिस्ट दी होती तो आप यूटी में फिर आप दिल्ली लगा देते पहले। पर अगर हम ओवरऑल ऑल इंडिया की बात करें, अब जैसे मान लो यहाँ पे आपको स्टेट दे देता यूपी या फिर बिहार, तो क्या आप पहले दिल्ली लगा देते? नहीं लगाते ना। तो आप पहले पूरी जितनी आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आप उसको कंपेयर करोगे। तो इसके हिसाब से कंपेयर करने पे हमें ये पता चल रहा है कि जो मुंबई आपकी सिटी है और दिल्ली आपकी सिटी है ज़रूर, पर वो एक यूटी में भी काउंट हो रही है ना, तो यूटी हम उसको बोलेंगे। पर वो मुंबई से कम पॉपुलेशन आपकी दिल्ली में देखने को मिलती है, क्योंकि मुंबई का एरिया वैसे भी देखो थोड़ा बड़ा है और दिल्ली का आप देखोगे बहुत थोड़ा सा आप कम देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है, डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका मुंबई है, फिर आपका दिल्ली आ जाएगा, तो आप सी ऑप्शन हटा दोगे, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर है। सबसे ज़्यादा आपको मुंबई में, फिर दिल्ली में, फिर कलकत्ता कोलकाता और फिर आपका चेन्नई। ठीक है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से देखोगे तो चेन्नई तो आपको लास्ट मार्क करना ही था, आपको पता ही होता। बस आपको मुंबई दिल्ली में थोड़ा डाउट हो सकता था, तो वो बस आपको याद रखना है कि सिटी वाइज अगर हम बात करें तो मुंबई और उसके बाद फिर आपका दिल्ली, पर अगर सिर्फ यूटी यूटी दिया होता तो फिर आपका दिल्ली हो जाता उस केस में, और स्टेट्स दिया होता तो उस केस पे फिर आपका यहाँ पे डेंसिटी के हिसाब से आपका बिहार हो जाता। ठीक है, तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, स्टेट के हिसाब से आपका डेंसिटी में बिहार हो जाता, पर पॉपुलेशन के हिसाब से आपका वो यूपी रहता पहले, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। ठीक है, तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इंडिया में स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कौन से डिकेड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डिकेड बताना है कि जिसमें हमें स्टेडी ग्रोथ देखने को मिला था इंडिया के पॉपुलेशन में। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है 1921 से लेके 1951 तक हमें यहाँ पे एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिला था हमारी पॉपुलेशन में। ठीक, तो बस आपको यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे है, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इतना आपको बस यहाँ पे याद रख लेना है। और एज सच इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी आपको यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जनरली जो भी आपसे पूछा जाएगा वो आपको इसी तरीके से आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक, तो स्टेडी ग्रोथ जो आपका यहाँ पे है पॉपुलेशन का, वो आपको देखने को लिया था 1921 से लेके 1951 तक। अब स्टेडी मतलब जैसे आपको यहाँ पे इसके नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब एक तरीके से आप समझो स्टेबल ग्रोथ, ठीक है, या फिर बैलेंस्ड ग्रोथ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ों को याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 1921 से हमें यहाँ पे 1951 तक हमें ये चीज़ देखने को मिली थी। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज परसेंट वॉज हाइएस्ट इन इंडिया इन विच ईयर। तो अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि सबसे डेकेडल जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, वो हमें कौन से ईयर में देखने को मिली थी इंडिया में अगर हम बात करें। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पे 1971। तो 1971 में हमें यहाँ पे डेकेडल ग्रोथ रेट देखने को मिली थी अपने यहाँ पे पॉपुलेशन की इंडिया में। तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रख लेना। ठीक है, डेकेडल ग्रोथ रेट हमें यहाँ पे देखने को मिली थी, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। वो आपका यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या बन जाती है कि डेकेडल मतलब होता है यहाँ पे 10 साल के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे आपको यहाँ पे हाईएस्ट बतानी है, वॉज हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट बतानी है, यहाँ पे नाम आपको दिख भी रहा है। तो हाईएस्ट आपकी 1971 वाले में हुई थी
कि पिछले 10 साल में, डेकेडल देखो, डेकेडल मतलब होता है, एक डेकेड का मतलब होता है 10 साल, ठीक है, एक डेकेड का मतलब होता है 10 साल। इसलिए आप देखते हो कि आपके जो सेंसेक्स भी निकलते हैं ना, हर 10 साल में निकलते हैं। तो जो आपको पॉपुलेशन बताते हैं वो लोग, वो बेसिकली उस 10 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल पॉपुलेशन तो बताते ही बताते हैं, पर आपकी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उस 10 साल में कितनी बढ़ी है वो आपको वहां पे बताते हैं। तो वही बस आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं कि उस पर्टिकुलर, अगर हम उस 10 ईयर्स की पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको कौन से साल में देखने को मिली थी, तो वो आपकी थी यहाँ पे 1971 में, ठीक है। तो ये प्लीज यहाँ पे याद रख लेना। और बाकी आपको ये भी याद रख लेना कि 2001 से लेके 2011 तक अगर आपसे मान लो पूछ ले, तो आपके यहाँ पे पॉपुलेशन जो आपकी डेकेडल ग्रोथ थी वो थी आपकी 17.7%, ठीक है। ये आपकी थी यहाँ पे डेकेडल ग्रोथ रेट, डेकेडल ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ये प्लीज यहाँ पे याद रखना कि इस 10 साल में आपकी 17.7% पॉपुलेशन बढ़ी थी। डिफरेंस आपको वहाँ पे आप बोल सकते हो थोड़ा आपको देखने को मिला था, जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, ठीक। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही हो। और बाकी अगर कोई भी डाउट होता है ज़रूर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपका अब यहाँ पे कुछ क्रॉप्स वाले क्वेश्चन आ गए। तो यहाँ पे आपका CDS 2 2022 का ही आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। तो आपको दे रखा है दो स्टेटमेंट्स, आपको बतानी कौन सी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। नीचे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है कि बाजरा इज प्रीडोमिनेंटली ग्रोन इन स्टेट्स लाइक राजस्थान, यूपी, गुजरात, वाइल रागी इज मेनली कल्टिवेटेड इन कर्नाटक एंड तमिलनाडु। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है, ऑब्वियस सी बात है आपकी यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है आपकी एकदम करेक्ट है। और आप देखते भी होगे, आपने देखा होगा राजस्थान में बाजरा का रोटा जैसे आप बोलते भी हो ना, जनरली पंजाब साइड में भी आप बोलते हो थोड़ा बहुत, और यूपी में तो आप बोलते ही हो, ठीक है, यूपी में और राजस्थान में ज़्यादातर सुनने को मिलेगा आपको। पर ये आपकी गुजरात साइड में भी आपका बाजरा जो है वो आपका ग्रो करता है। ये आपकी जो पहली स्टेटमेंट है, ये बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी क्रॉप कहाँ पे उगाई जा रही है ज़्यादा, ठीक है। और बाजरा आपका यहाँ पे देखने को मिलता है वहाँ पे इन तीनों स्टेट्स में मेजरली। फिर आपको दे रखी है यहाँ पे क्रॉप, वो है आपकी रागी। तो रागी आपकी उगती है कर्नाटक में और तमिलनाडु में। तो ये जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है ये आपकी यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, ठीक है। और ये बेसिकली आपको बताइए यहाँ पे कि जिस भी टाइप की क्रॉप आपकी एक सर्टेन रीजन में उगती है वो बेसिकली आपके उस कंडीशन, जो अभी वहाँ का वेदर होगा, कोई भी उसकी क्लाइमेट कंडीशंस होंगी, उसके हिसाब से वो उगती है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है बस, ठीक है। अब जैसे आपका जो बाजरा है, ये आप देखोगे कि सैंडी सॉइल, जो आपके ब्लैक सॉइल वगैरह रहते हैं उनमें उगता है। तो इसलिए आपका यहाँ पे गुजरात भी आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट है। फिर दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पे कि बाजरा ग्रोज वेल इन सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि ब्लैक सॉइल में आपका उगता है, तो एकदम करेक्ट आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी ये। वेयर एज रेड एंड शैलो ब्लैक सॉइल इज सूटेड फॉर रागी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आपकी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अब ये जो अगर आप देखोगे ना, ये स्टेटमेंट जो आपको दे रखे कंप्लीट स्टैटिक जीके है। तो प्लीज़ इसको यहाँ पे अलग से नोट डाउन कर लेना कि कौन से क्रॉप के लिए कौन से टाइप का सॉइल लगता है। या आपसे हो सकता है वापस से पूछ लिया जाए, एज एन ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जा सकता है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। डायरेक्ट सेम क्वेश्चन तो अब आपका रिपीट नहीं होता है, पर ये स्टेटमेंट आपकी ज़रूर रिपीट हो सकती है, या फिर ये चीज़ जो आपको यहाँ पे दिख रही है, जो कीवर्ड्स दिख रहे हैं, ये आपके ज़रूर रिपीट हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपकी दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, पर आपकी यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपस में रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। तो ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट टू आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही है यहाँ पे स्टेटमेंट वन को, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि आपकी ये जो दोनों स्टेटमेंट है आपकी एकदम करेक्ट है, पर आपकी यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर जो बनेगा वो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन बनेगा, कि स्टेटमेंट तो आपकी दोनों करेक्ट है, पर कोई आपकी जो दूसरी स्टेटमेंट है वो बेसिकली पहली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है आइडेंटिफाई द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो हमें क्रॉप बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको दे दिया यहाँ पे कि वो एक खारिफ क्रॉप है, ठीक है। अब जब खारिफ की बात आ जाती है तो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी क्रॉप आपकी खारिफ क्रॉप होती है और कौन कौन सी आपकी यहाँ पे राबी क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि खारिफ क्रॉप आप कब उगाते हो, कौन से टाइम पीरियड पे। और इनको हम लोग ऑटम क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको पता होगा, मॉनसून क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। वहीं पे जो आपकी राबी क्रॉप्स होती है उनको हम लोग विंटर क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। तो खारिफ को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इनको हम लोग यहाँ पे ऑटम क्रॉप्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑटम क्रॉप्स या फिर मॉनसून क्रॉप्स, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आपको यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि वो एक खारिफ क्रॉप है। तो जब आपको ये बोल दिया कि वो खारिफ क्रॉप है तो आप वीट को हटा दोगे, क्योंकि वीट क्या है, वीट आपकी एक राबी क्रॉप है। ठीक है, इसको आप हटा सकते हो सीधे सीधे। ये तो आपको यहाँ पे पता ही होगा ना यहाँ पे कि कौन कौन सी आपकी क्रॉप किस कैटेगरी में लाई करती है। ठीक है, फिर देखो अगर हम इसके आगे हम बात कर लेते हैं पहले स्टेटमेंट पढ़ के कि इसकी ना कुछ अलग अलग आपको यहाँ पे स्पीशीज बोल सकते हो एक तरीके से, या फिर इसके कुछ टाइप्स दे रखे हैं कि एक आपका ऑस होता है, एक अमन होता है और बोरो होता है। तो ये 3 डिफरेंट आपके यहाँ पे क्या है, ग्रोइंग पीरियड्स हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर ईयर में। ठीक है, तो ये जो आपके 3 आपके जो नाम दे रखे हैं ना, ये बेसिकली आपके राइस से रिलेट करते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता रखी है, जब हमने पहले भी यहाँ पे क्वेश्चंस लगाए थे तब भी मैंने आपको बताया था। और एनसीईआरटीज़ वाली सीरीज़ में तो आपको यहाँ पे बता ही रखी है उस वीडियो में। पर साथ ही साथ जो आपकी दूसरे लेवल के एग्जाम्स होते होते हैं ना, तो वहाँ पे भी हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रखा है, जहाँ पे आपको अलग अलग नाम वगैरह भी पूछ लेता है। जो आपको यहाँ पे ये ऑज अमन बोरो दे रखा है, ये भी आपको पूछा जाता है। तो वहाँ पे भी हमने यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस करी थी। तो आपका यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट जो बेसिकली है, तो ये आपका ज़्यादा आप बोल सकते हो यहाँ पे कि दूसरे स्टेटमेंट से आप डायरेक्टली आप अपना आंसर मार्क कर सकते थे। वो था आपका यहाँ पे राइस। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे राइस से सिचुएटेड रहते हैं, तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रख लेना। फिर आपको अगला दे रखा है यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट की अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ इंडिया इज अंडर इट्स कल्टिवेशन। तो इसके थ्रू भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते थे, क्योंकि जनरली आप देखोगे तो इंडिया में राइस और वीट यही दो हैं जो सबसे ज़्यादा ग्रो होते हैं। ठीक है, और जब आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि वो एक खारिफ क्रॉप है, तो आप सीधे सीधे वीट को एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि वो आपका राबी क्रॉप है वो। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे अपना आंसर मिल जाता है यहाँ पे। वो था आपका यहाँ पे राइस। तो आपको बहुत कुछ सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस आपको तीसरा स्टेटमेंट पढ़ना था, दिमाग लगाना था हल्का, और खारिफ क्रॉप बस आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं। तो उसके थ्रू आप डायरेक्टली अपना आंसर मार्क कर सकते थे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे कि टिम्बर वेजिटेशन इज जनरली नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो टिम्बर आपका कौन से रीजन में नहीं देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। तो ये आपको नहीं देखने को मिलता है टुंड्रा रीजन में। तो अपना राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, टुंड्रा। ठीक है, और टुंड्रा रीजन बेसिकली आपका कौन सा रीजन होता है, तो ये आप देखोगे पोल्स के पास जो है ना, पोलर रीजन के पास, तो वो आपका रीजन होता है। जैसे आपको पता है यहाँ पे कि ये आपका रशिया है जैसे। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ इधर आपका कनाडा है। तो इसका जो ऊपर ऊपर का एरिया है ना, शुरू शुरू का रशिया का यूरोप का जो ऊपर ऊपर का थोड़ा एरिया है, जैसे आपका रशिया का ऊपर वाला एरिया, फिर आपकी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वगैरह आ जाती हैं वो वाली आपकी, तो एकदम ऊपर ऊपर वाला जो एरिया है, वहाँ पे उस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, टुंड्रा रीजन बोलते हैं। वहीं पे आपका ग्रीनलैंड वगैरह भी आ जाता है। ठीक है, ग्रीनलैंड भी आपका डेनमार्क की टेरिटरी है वैसे। और अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी थी, आपको पता होगा ट्रम्प की वजह से उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे ग्रीनलैंड के बारे में पता होना चाहिए। तो टुंड्रा रीजन में बेसिकली आपको ग्रीनलैंड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टुंड्रा रीजन में आपको टिम्बर वेजिटेशन नहीं देखने को मिलती है। तो राइट आंसर अपना बन जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, टुंड्रा। डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, पहले आपके डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आया करते थे। फिर अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का दे रखा है। एक तरफ आपको डेट दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको डेट दे रखी है। अब देखो यहाँ पे ना, आपको अगर पता हो वेटलैंड डे, ठीक है, वेटलैंड डे हम लोग बेसिकली मनाते हैं 2 फरवरी को। तो आपका ए हो जाएगा 3। अब ए जब आपका 3 हो गया तो सी और डी आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, और जब ए आपका 3 निकला है तो डी आपका 2 है उन दोनों में, तो आप डी को कर सकते हो यहाँ पे 2 के साथ मैच, जो आपका बन जाएगा इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 22 अप्रैल। अब देखो आपका अभी अभी जो आपका पेपर है, ये सारे डेट्स आपको देखने को मिलेंगे हाल फिलहाल में ही। ठीक है, तो जो अभी एकदम लेटेस्ट जो आपके हाल फिलहाल में जो आपकी इवेंट्स हुए हैं, या फिर जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपके होते हैं जो हम लोग मनाते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे ज़रूर चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल योगा डे 21 जून। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी जो आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो वो सब आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हो सकता है कि आपको यहाँ पे वापस से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि नेशनल वाटर डे जो है आपका यहाँ पे, सॉरी आपका यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे बेसिकली आप हम लोग यहाँ पे मनाते हैं 2 फरवरी को। और फिर बाकी आपको यहाँ पे जैसे दे दिया है यहाँ पे कि बी ऑप्शन आपका जैसे दे रखा है इंटरनेशनल टाइगर डे। तो इंटरनेशनल टाइगर डे हम लोग यहाँ पे जुलाई में मनाते हैं। तो आपको जुलाई का सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे ये मार्क कर सकते हो 29 जुलाई। और फिर आगे आप देखोगे तो वो आपका बनेगा यहाँ पे वर्ल्ड वाटर डे, वो आपका है 22 मार्च का। तो ये आपका यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे मैच करने जाओ, ए का आपका 3 है, बी का आपका यहाँ पे हो जाएगा 1,
तो बी का 1 आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है, आपको सीधे सीधे आप एलिमिनेट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, जो आपका बी ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगी। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे डेट जो आपके इंपॉर्टेंट है वो आपको हाल फिलहाल वाले वो बस आपको यहाँ पे याद रख लेने। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके सीडीएस में आता है, ये अगर आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, और एनडीए में भी देखने को मिलते हैं, मतलब यूपीएससी के जितने लेवल के आपको एग्जाम्स दिखते हैं उन सब में आपको ये चीज़ें ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको एंटार्क्टिका के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे दे रखा है, सीडीएस 2024 का आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। तो आपको पूछा जा रहा है कि विद रेफरेंस टू द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो पहला आपसे बोल रहा है कि इट इज़ लार्जर देन यूरोप इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो देखो ये आपसे पहला बोल रहा है कि यूरोप से ये बड़ा है, अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें तो ये तो ऑब्वियस सी बात है आपका यहाँ पे करेक्ट ही है। ठीक है, दूसरा आपसे बोल रहा है कि इट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन एज कम्पेयर टू ऑल अदर कॉन्टिनेंट। तो ये भी आपका यहाँ पे करेक्ट है, तो आपका यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पे एकदम हो जाएगी करेक्ट। अब हमें यहाँ पे पता है कि पहली दो आपकी यहाँ पे जिस ऑप्शन में है वो हमारा आंसर बनना चाहिए, तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब हमारे यहाँ पे आ जाता है कि फोर्थ ऑप्शन तो हमारा आंसर होने नहीं वाला है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा गलत स्टेटमेंट। तो आप यहाँ पे देखो कि अब हमें यहाँ पे तीन स्टेटमेंट, बस तीसरी हमें चेक करनी है एक बार। वो आपको दे रखा है कि माउंट रोज जो है वो आपकी हाईएस्ट पीक है कॉन्टिनेंट की। तो ये जो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है ये आपकी है यहाँ पे गलत स्टेटमेंट। ठीक है, गलत क्यों है, क्योंकि माउंट विंसन जो है ये आपकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, माउंट विंसन जो आपकी यहाँ पे पीक है, जो हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रही थी, इसलिए आपको एंटार्क्टिका के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसकी वजह से ये आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये आपकी यहाँ पे हाईएस्ट पीक है, इसलिए आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ए ऑप्शन, 1 और 2 स्टेटमेंट जो आपको दे रखी है बस यही आपकी यहाँ पे क्या है करेक्ट है। और ये जो आपको यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है ना, ये आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ये पिछले साल आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, CDS 1 2024 में आ रखा है, और ये आपका CDS 2 2024 में आ रखा है। तो अगर आप यहाँ पे 2 वाले में दूसरी स्टेटमेंट पढ़ो कि इट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन एज कम्पेयर टू ऑल अदर कॉन्टिनेंट, तो ये स्टेटमेंट ना आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी कि इट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन एज कम्पेयर टू ऑल द अदर कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी ये, और वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे माउंट विंसन वाली दे रखी है, तो ये भी आपकी करेक्ट है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे बोथ 1 और 2। अब देखो मुझे ये वाला क्वेश्चन पहले लगाना चाहिए था, ये बात मैं मान रहा हूँ, पर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपकी स्टेटमेंट्स रिपीट होती हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, स्टेटमेंट रिपीट होती है। जैसे आपको यहाँ पे ये पहली स्टेटमेंट जो है वापस से ठीक अगले ही साल, जो आप अगले ही पेपर में जो CDS 2 होता है आपका, CDS 2 जो था 2024 का, उसी में ही आपको ये क्वेश्चन रिपीट दिख गया, मतलब आपको ये स्टेटमेंट रिपीट दिख गई। तो आप यहाँ पे एक बात मानोगे कि आपका यहाँ पे स्टेटमेंट्स रिपीट ज़रूर होती हैं, तो स्टेटमेंट्स हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़नी है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पीक्स दे रखी है, और ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे हो सकता है ये आपका ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉप क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ना आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होने वाला। ठीक है, क्यों नहीं होने वाला देखना अभी ध्यान से। तो आपको यहाँ पे बेसिकली ये पूछा है कि इंडिया की इन चारों में से कौन सी पीक है जो आपकी इंडिया में देखने को मिलती है। ठीक है, अब जैसे आपको पहला दे दिया धौलागिरी, अब धौलागिरी आपका इंडिया में नहीं है, नेपाल में है। ठीक है, अब नेपाल में है तो आप यहाँ पे देखोगे इंडिया में लाई नहीं करेगा, तो आप जिसमें 1 है वो आप एलिमिनेट कर दो। ठीक है, फिर आपको दे रखा है यहाँ पे नामचा बारवा, जो कि आपका तिब्बत रीजन में पड़ता है, जो आपका चाइना में है। ठीक है, और इसी की वजह से आप देखोगे कि आपका दूसरा भी हो जाएगा गलत, तो आप यहाँ पे सी और डी भी आपका हो जाएगा कैंसिल आउट। तो अगर आप इसके हिसाब से देखोगे तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं एकदम आपके यहाँ पे गलत ऑप्शन है, तो आपका हो सकता है आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन ड्रॉप ही होने वाला है। ठीक है, और फिर आपका ये जो मकालू दे रखा है ये आपका नेपाल में है, और कामित आपका इकलौता है जो इंडिया में है, वो भी आपका यूके रीजन में। ठीक है, गढ़वाल माउंटेन्स बेसिकली आपका उस पर्टिकुलर का आपका सेकेंड हाईएस्ट पीक है। तो अगर आप देखो तो इसका राइट आंसर होना चाहिए था यहाँ पे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 3 ओनली। ठीक है, पर वो हमें यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका ड्रॉप होगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसको आप ज़रूर अपनी तरफ से भी यहाँ पे देख सकते हो। और बाकी आपको यहाँ पे मैप भी दे रखा है, इसके थ्रू भी आप देख लेना। जैसे इंडिया में K2 आपको दिखेगा, नंगा पर्वत आपको यहाँ पे दिखेगा, फिर आपको एक कमाद दिख रहा होगा। ठीक है, कामित जो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा था, फिर नंदा देवी आपको यहाँ पे दिख रहा है, फिर कंचनजंगा आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ये देख सकते हो यहाँ पे नामचा बारवा आपका चाइना में है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसके थ्रू आप यहाँ पे ये चीज़ें देख सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे लक्षद्वीप के रिगार्डिंग पूछा हुआ है, CDS 1 2024 का आपका क्वेश्चन है, और उस टाइम आपका लक्षद्वीप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था जब PM मोदी ने वहाँ पे विजिट किया था, और इसीलिए आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछा है कि प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर इज़ हाईएस्ट इन इंडिया।
तो बेसिकली आपसे ये बोल रहा है कि लक्षद्वीप में ना जो प्रोडक्टिविटी है कोकोनट की, वो आपकी हाईएस्ट है हेक्टर के हिसाब से इंडिया में। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर दूसरा आपसे बोल रहा है कि ऑयल कंटेंट जो है आपका नट्स में, वो भी आपका हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। तो देखो अब ये जो स्टेटमेंट आपकी बन जाती है, ये आपकी हो जाएगी गलत। गलत क्यों हो जाएगी? क्योंकि पूरे वर्ल्ड की यहाँ पे बात कर दी। वर्ल्ड में जो आपकी हाईएस्ट कंटेंट वाला जो कंट्री है वो है आपका ब्राज़ील, जिसके अंदर 67% आपको कंटेंट देखने को मिलता है। ऑयल कंटेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो 67 के अराउंड आपको ना यहाँ पे नट्स में ऑयल कंटेंट देखने को मिलता है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात करोगे तो ब्राज़ील नंबर 1 है। तो इन्होंने इसकी वजह से यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगी गलत, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि लक्षद्वीप में आपका हाईएस्ट ऑयल कंटेंट आपको नट्स में देखने को मिलता है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा दूसरा गलत। तो आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ए ऑप्शन 1 ओनली। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपको दे रखा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बैरियर आइलैंड्स इज और आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि दीज आर स्मॉल चेन ऑफ सैंड आइसलैंड्स दैट फॉर्म ऑफशोर फार फ्रॉम द कोस्ट। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको जो दे रखी है कि आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये एक स्मॉल चेन ऑफ सैंड आइलैंड्स बना लेते हैं, जो कि कोस्ट से थोड़ा दूर रहते हैं। ठीक है, ऑफ शोर रहते हैं। और थोड़ा नहीं, मतलब आपको बोला जा रहा है फार, मतलब बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है आपकी हो जाएगी गलत। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि आपके यहाँ पे ये जो है ये बहुत ज़्यादा आपके दूर नहीं रहते। तो आप इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ को याद रख सकते हो। ठीक, तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने उस स्टेटमेंट को फार अवे फ्रॉम द कोस्ट बेसिकली यहाँ पे बोल दिया। और दूसरा स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि लगून्स और शैलोअर मार्शेस सेपरेट द बैरियर आइलैंड्स फ्रॉम द मेनलैंड। तो ये जो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है। और तीसरा आपसे बोल रहा है कि सच लोकेशंस आर हैजार्डियस फॉर सेटलमेंट्स बिकॉज दे आर इजीली स्वेप्ट अवे बाय द स्टॉर्म्स एंड हरिकेन्स। तो ये भी आपका एकदम करेक्ट है। और ये भी अगर आप देखोगे CDS 124 का क्वेश्चन है। और ये भी आपका अगर देखो तो आपको ना लक्षद्वीप से आप थोड़ा इसको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। तो लक्षद्वीप क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए आपको लक्षद्वीप के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देखने को मिला था। और एक आपको बैरियर आइलैंड के रिगार्डिंग आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला। और हमेशा याद रखना कि जो भी आपके बैरियर आइलैंड्स रहते हैं ना, तो उनका एलिवेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, सी लेवल का जो आपका एलिवेशन है उसके बराबर या फिर उससे हल्का सा थोड़ा सा ऊपर रहता है। जैसे आपने देखा होगा एक कंट्री है यहाँ पे पैसिफिक ओशन में, तुवालू। उन वो अभी यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि आपके कुछ सालों के अंदर वो आगे जाके वो डूब जाएगी, क्योंकि उसका जो सी लेवल के ऊपर जो एलिवेशन है ना, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो धरती है वहाँ पे जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं घर बना के, वो बहुत ही कम है। तो अगर यहाँ पे गलती से कहीं पे भी अगर यहाँ पे सुनामी या फिर कुछ आ जाता है तो फिर वहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, आप ऐसे समझ लो बहुत ज़्यादा ही कम एलिवेशन है। तो जो जहाँ ज़्यादा एलिवेशन देखने को मिलता है ना, वहाँ पे ही लोग यहाँ पे बसते हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि आपको सेटलमेंट्स में बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत आएगी अगर आप ऐसे सेटलमेंट्स में जाओगे, मतलब ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे जो आपका एलिवेशन है कम है, क्योंकि वहाँ पे स्टॉर्म्स एंड हरिकेन्स आने से वो कंप्लीट जो एरिया है वो आपका स्वाइप अप हो सकता है, मतलब खत्म हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट्स आपको दे रखी है एकदम करेक्ट दे रखी है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, 2 एंड 3 ओनली। अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन एसोसिएटेड विद इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पोर्ट्स दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताना है। तो CDS 224 का आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन है। तो पहला आपसे बोल रहा है कि जो सिंगापुर का पोर्ट है फंक्शन करता है वो बोथ पोर्ट ऑफ कॉल एंड एंट्री पोर्ट की तरह। ठीक है, अब देखो पोर्ट ऑफ कॉल मतलब एक तरीके से ऐसे समझो कि अगर कभी भी ऐसी कोई शिप जा रही है, उसकी डेस्टिनेशन दूसरी थी। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि हम ऐसे मान लेते हैं यूरोप से कोई चाइना की तरफ शिप जा रही है। ठीक है, अब यूरोप से चाइना जाते टाइम बीच में आपका सिंगापुर पड़ रहा है मान लेते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, मान लेते हैं आपकी जो शिप जो जा रही है उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है, कुछ फ्यूल की कमी हो जाती है, फ्यूल कम होता है। तो वो क्या करेगी, वो पोर्ट ऑफ कॉल करेगी। पोर्ट ऑफ कॉल मतलब सिंगापुर पोर्ट में जाके वो रिफ्यूल करेगी। अगर कुछ दिक्कत आती है तो मेंटेनेंस का काम आपका वहाँ पे होगा। अगर कुछ ऐसी नीड्स है, जैसे मान लो मेडिसिन की कुछ नीड हो गई, कुछ खाने पीने की नीड हो गई, या फ्यूल्स की कुछ नीड हो गई, तो वो सब चीज़ें जो आपकी होंगी वो वहाँ पे होंगी। तो इसलिए यहाँ पे इसको पोर्ट ऑफ कॉल भी बोला जाता है, क्योंकि अगर आप देखो जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, वो आपका ना ऐसे रीजन में पड़ रहा है। आपका सिंगापुर का पोर्ट जो है वो आपका एक ऐसे रीजन में पड़ रहा है जहाँ पे जो शिप्स है वो आती जाती रहती है, और दूर दूर लंबे लंबे डिस्टेंस से वो कवर मतलब यहाँ पे ट्रैवल करती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा टाइम भी वहाँ पे आ सकता है ऐसी शिप्स के लिए कि उनको फ्यूल की कभी कमी हो जाए या फिर किसी दूसरी चीज़ की कमी हो जाए, तो वो पोर्ट ऑफ कॉल करके वहाँ पे वो जा सकती हैं। ठीक है,
तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर बाकी आपको जो दे रखा है यहाँ पे एंट्री पोर्ट वाला, तो ये तो आपका यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली जो चीज़ें होती है जिसकी वजह से शिप आपकी उस पोर्ट पे जा सकती है, वो आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ये तो आपका नॉर्मल सी चीज़ हो गई। आई होप कि आपको ये पोर्ट ऑफ कॉल समझ में आ गया हो। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट आपको दे रखा है यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर दूसरा आपको दे रखा है कि कारवार इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेवल पोर्ट। तो जो आपका कारवार पोर्ट है ये आपका एक नेवल पोर्ट है, तो ये भी आपका यहाँ पे क्या है, एकदम करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि आपने देखा होगा आपका यहाँ पे जो आईएनएस कदम्बा है, ठीक है, आईएनएस कदम्बा का आप देखोगे यहाँ पे ये आप बोल सकते हो कि घर है, ठीक है। आईएनएस कदम्बा का जो कनवार पोर्ट है वो बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे कि वो घर है, ठीक, क्योंकि आपको वहाँ पे आईएनएस कदम्बा देखने को मिलता है। और ये कौन सी स्टेट में लोकेट है? तो ये आपका कर्नाटका में लोकेट है, तो ये भी प्लीज आप यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है यहाँ पे, एकदम करेक्ट है। तीसरा आपको बोल रखा है यहाँ पे कि डोवर जो आपका पोर्ट है इंग्लैंड का, ये आपका एक आउटपोर्ट है, ये एक एग्जाम्पल है आपके आउटपोर्ट का। तो ये आपका हो जाएगा एकदम गलत, क्योंकि ये एग्जाम्पल आउटपोर्ट का नहीं है, ये बेसिकली आपका एग्जाम्पल है क्रॉस चैनल पोर्ट का, ठीक है। क्रॉस चैनल पोर्ट यहाँ पे ये है, ठीक है। तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना कि आउटपोर्ट बेसिकली आपके यहाँ पे सेकेंडरी पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, जो आपके प्राइमरी पोर्ट को सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो ये जो आपका डोवर वाला पोर्ट है ना, ये सेकेंडरी पोर्ट नहीं है, ना ही आउटपोर्ट है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आउटपोर्ट क्या है, एक सेकेंडरी पोर्ट है। अगर मान लो प्राइमरी पोर्ट पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उस केस में सेकेंडरी पोर्ट का यूज़ किया जाता है। तो ये आपका आउटपोर्ट का मतलब होता है सेकेंडरी पोर्ट है वो, जो कि सपोर्ट करता है प्राइमरी पोर्ट को, जो मेन पोर्ट है उस एरिया का उसको सपोर्ट करने का काम करता है। तो उस सेकेंडरी पोर्ट को हम आउटपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बस आपको याद रखना है, ये क्या है, ये एक आउटपोर्ट का मतलब होता है सेकेंडरी पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, सेकेंडरी पोर्ट, ठीक है। पूरा ही चलो लिख देते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ में। तो आउटपोर्ट का यहाँ पे जो मीनिंग है, ठीक है, आउटपोर्ट का जो मीनिंग है, इसका मीनिंग होता है यहाँ पे सेकेंडरी पोर्ट। पर ये आपका एक सेकेंडरी पोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये एक मेन में से एक पोर्ट है इंग्लैंड का, डोवर का, और ये एक आपका क्रॉस चैनल पोर्ट है, ठीक है। और डोवर आपको पता ही होगा आपको कहाँ रीजन देखने को मिलता है। तो ये भी प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, यूके यूरोप के बीच में बेसिकली आपका जो एरिया है वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। तो ये कनेक्ट करती है एक तरीके से, ये पोर्ट यूरोप को इंग्लैंड से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसलिए आपका यहाँ पे ये हो जाएगा गलत। तो तीसरा आपका गलत है, मतलब आपका बी गलत, सी भी आपका गलत, और ए आपका सिर्फ करेक्ट है नहीं, तो शुरू की दो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है, आउटपोर्ट क्या होता है, इंट्री पोर्ट वगैरह क्या होते हैं। फिर हम अगले पे चलते हैं। तो अगला भी आपको यहाँ पे CDS 2 2024 का ही क्वेश्चन दे रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो इसको ना आप केमिस्ट्री में भी इसको काउंट कर सकते हो, वरना आप इसको ज्योग्राफी में भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि आपके यहाँ पे जो हो रहे हैं, जो चीज़ें आपके यहाँ पे प्रोसेसेस वगैरह हो रहे हैं, ये आप थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में भी वगैरह आप यहाँ पे पढ़ते हो, पर ज़्यादातर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो आप इसको केमिस्ट्री में भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है कि इनमें से कौन सा आपका केमिकल वेदरिंग वाला एग्जाम्पल नहीं है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ, ठीक है। तो सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ जो है वो आपका केमिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल नहीं है, ये याद रखना। अब केमिकल वेदरिंग का मतलब क्या होता है? तो केमिकल वेदरिंग का मतलब होता है यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स थ्रू केमिकल थ्रू केमिकल चेंजेस थ्रू केमिकल चेंजेस, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे रॉक्स की बात हुई, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ज्योग्राफी में मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, पर आप इसको केमिस्ट्री में भी ज़रूर कर सकते हो, पर वो थोड़ा आपको आउट ऑफ सिलेबस लगेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी में ये चीज़ कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि केमिकल वेदरिंग मतलब होता है जहाँ पे आप रॉक्स को तोड़ते हो, ब्रेक डाउन करते हो केमिकल चेंजेस के हेल्प से, ठीक है। तो ये प्लीज़ याद रखना। और इसको आप कैसे कर रहे हो? तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या करते हो कि जो इसके अंदर मिनरल होते हैं ना, उसको आप चेंज करते हो। अल्टर मतलब होता है चेंज करना, ठीक है। तो आप अल्टर कर रहे हो यहाँ पे मिनरल्स को, तो आप यहाँ पे ये पॉइंट भी याद रख लेना, ठीक है। तो ये आपका होता है केमिकल वेदरिंग, और ये आपका सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ में आपको देखने को नहीं मिलता है, पर आपका ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस और आपका एसिड एक्शन में ये चीज़ देखने को ज़रूर मिलती है। क्योंकि हाइड्रोलिसिस भी अगर आप देखोगे तो हाइड्रोलिसिस बेसिकली आपका एक्शन ही होता है आपके मिनरल और वाटर के बीच में, ठीक है। रिएक्शन जो आपको ये दिखता है, ये आपका मिनरल और वाटर के बीच में ही होता है, ठीक।
तो जब यहाँ पे ये वाटर और मिनरल के बीच में ही हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपका यहाँ पे ये प्रोसेस का ये एक एग्जाम्पल रहेगा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका ऑक्सीडेशन जो है ये आपका रिएक्शन रहता है रॉक मिनरल और ऑक्सीजन के बीच में। तो यहाँ पे ये किसके बीच में रहता है, तो ये भी आपका मिनरल एंड ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में रहता है, तो ये भी आपका रहेगा। और एसिड आपको जो दे रखा है एसिड एक्शन, तो ये आपका जो है ये आपका एसिडिक सोल्यूशन और मिनरल्स के बीच में रहता है। ठीक है, तो ये आपका एसिडिक सोल्यूशन एंड मिनरल्स के बीच में रहता है, तो ये भी क्या आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना। बाकी आपका सॉइल क्रिस्टल ग्रोथ जो है ये आपका केमिकल वेदरिंग नहीं है, ये आपका फिजिकल वेदरिंग है। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस है ये। तो बस ये चीज़ आप अलग से यहाँ पे याद रख सकते हो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन इंडियन स्टेट। तो आपको यहाँ पे इंडियन स्टेट बतानी है, कुछ आपको स्टेटमेंट दे रखी है उसके हिसाब से। तो अगर आप देखोगे, आप पहले यहाँ पे अपनी हिसाब से ट्राई करो आप कौन सा स्टेटमेंट लोगे जिसके थ्रू आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो। मैं अपने हिसाब से आपको हिंट दे रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट से आप यहाँ पे अपना डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे वीडियो को रोक दो और अपने आप कुछ ट्राई कर लो। और अब मैं यहाँ पे अब आपको बता लेता हूँ। ठीक है, आई होप कि आपने निकाल लिया हो अपना आंसर। तो आपका वो जो स्टेटमेंट है जिसके थ्रू आप यहाँ पे निकाल सकते हो अपना आंसर, वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। आप कैसे निकालोगे अपना आंसर इसके थ्रू, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि नीलम संजीवा रेड्डी सागर हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेट है। और ये आपका जो स्टेटमेंट है, ये आपका जो बोल सकते हो प्रोजेक्ट है, ये आपका उस टाइम पे न्यूज़ में था, इसलिए आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिला है ज्योग्राफी वाले आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीलम संजीवा रेड्डी जो आपका डैम है, अगर आप देखो इन चारों में आपको एक चीज़ तो दिख रही होगी कि इस नाम के हिसाब से आप सीधे सीधे मार्क कर सकते थे आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्योंकि ये जो नाम है बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो कि हर एक रीजन के अलग अलग नाम रहते हैं इंसानों के, है ना। अभी हमारे अगर नॉर्थ की तरफ आओगे तो नॉर्थ की तरफ थोड़ा अलग नाम दिखेगा आपको। और नॉर्थ में भी अगर आप स्टेट्स चेंज करते हुए जाओगे ना तो आपको अलग अलग नाम देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो रीजन के बेसिस पे आपको ह्यूमंस के नाम देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको पेनिनसुलर रीजन में आपको सिर्फ वो आपको आंध्र प्रदेश ही दे रखा है। अगर आपको मान लो कर्नाटका तमिलनाडु ऐसा कुछ दिया होता, तेलंगाना दिया होता, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। पर यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश ही दे दिया, तो आप सीधे सीधे इसको मार्क कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, बस थर्ड से ही आप यहाँ पे पता कर सकते थे। और बाकी आपको जो दे रखा है ऊपर कि इट इज़ वेल नोन ग्लोबली फॉर इट्स वैरायटी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल, तो यहाँ पे हमें पता ही है कि आपका जो आंध्र प्रदेश है ये इसी चीज़ों में माना भी जाता है। ठीक है, मिनरल्स वगैरह में भी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रहता है, माना जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे पहली स्टेटमेंट जो है इससे आप इतना ज़्यादा पता नहीं कर सकते थे, पर आप थर्ड ऑप्शन से डायरेक्टली अपना आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पे याद रख लेना कौन सी रिवर के ऊपर बेस्ड है, तो ये आपका कृष्णा रिवर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये प्लीज़ यहाँ पे अलग से याद रख लेना। तो यहाँ पे हमारा ये अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, थर्ड हमारे यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश, ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे इन टॉपिक्स के जितने भी आपको पिछले 6 साल में क्वेश्चन दिए थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी फ्री पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और एंड मोमेंट के लिए आप उसको देख सकते हो। ठीक है, पढ़ सकते हो उस पर्टिकुलर पीडीएफ से। एंड दूसरी चीज़, अगर आप पहली बार आए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनके यहाँ पे हेल्प हो पाए। कोई भी डाउट होता है टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो पर्सनली, जो आपकी तरह लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हो, और या तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।